अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। वो खुशखबरी सुनकर सबा को बताने की गर्ज से भागी थी और इस अंधाधुंध दौड़ की वजह से वो अपने कमरे से निकलते मुईद से तसादुम के बाद जमीन बोस होने ही लगी थी कि वो उसे बाजुओं से थामकर संभाल गए। लम्हों में वो दिल फरेब सी खुशबू के हिसार में घिर गई थी। बेवकूफ, यूं अंधों की तरह क्यों भाग रही हो? उसकी झल्लाहट भरी आवाज ने एक सेकंड में जोहा के तमाम हवास बहाल कर दिए थे। वो बे इख्तियार पीछे हटी थी। ये अंधा किसे कहा है तुमने? जाहिर है तुम्हें अब दीवारों से तो बातें करने से रहा। वो धुला धुलाया कहीं जाने को तैयार था। इत्मीनान से बोला तो वो सुलग उठी। तुम्हारी आंखें तो रोशन हैं, उनसे ही काम ले लिया करो। जिधर जा रही थी उधर जाओ, मेरे मुंह मत लगो। वो भी हस्बे आदत इसकी बेवजह की झड़प से चिढ़ गया था। वो पैर पटकती सबा के कमरे की तरफ बढ़ गई। यूं लग रहा था जैसे खुशखबरी का सारा चार्म ही खत्म हो गया हो। दिल ही दिल में मुईद को कोसकर उसने नॉब घुमाकर दरवाजा अंदर धकेला। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कब्र नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। वो इश्क जो हमसे, मुगय्यना की दिलकश आवाज के जेरो बम में खोई वो आंखें मूंदे नीम दराज थी। ओहो, वो मायने खेजी में कहती अंदर दाखिल हुई तो सबा चौकी थी। यहाँ तो इश्क आशकी से भरपूर गाने सुने जा रहे हैं और वहां हम तुम्हारे गम में घुले जा रहे हैं। क्या मतलब? सबा ने उठकर वॉल्यूम कम करते हुए पूछा तो अपनी दानिस्त में उसने धमाका कर दिया। मतलब ये कि उधर नौफिल अहमद को प्रपोजल मंजूर कर लिया गया है। तो फिर? वो इस्तेफामी अंदाज में जोहा को देखे गई तो वो हैरान हुई। तुम्हें हैरानी नहीं हुई? किस बात की हैरानी? मुईद भाई मुझसे इस बात में जवाब लेकर ही गए थे। सबा ने इत्मीनान से कहा तो गहरी सांस लेने के बाद उसने दांत किचकिचाकर सबा को देखा था। हमारा समझाना तो किसी गिनती में ही नहीं आता ना। उसने एक बार कहा होगा और तुम्हारा सर 100 दफा हाँ में हिला होगा। यकीन करो जोई, मैं अब भी क्रॉस मैरिज के हक में नहीं हूँ, मगर तुम सब लोग इस प्रपोजल से इतने खुश और मुतमईन हो कि मैं अपने तमाम खदशात को पसे पोश डाल रही हूँ। उसने बेहद संजीदगी से कहा तो जोहा भी संजीदा हो गई। सबा, तुम ख्वामख्वाह की टेंशन ले रही हो। आजकल वो टिपिकल सास बहुओं का जमाना तो है नहीं कि जंगो जदल का समा बंधा रहे। ना तुम्हारे लिए वहां कोई मसला है और ना ही नगीन के लिए यहाँ। और सबसे बड़ी बात ये कि ना सिर्फ अनस भाई नगीन को बहुत मोहब्बत से इस घर में लाएंगे, बल्कि नौफिल भाई ने भी तुम्हारे लिए बहुत चाहत से दामन फैलाया है। आखिर में मैंने भी यही सोचा था। वो शर्मिंदगी से मुस्कुराहट के साथ बोली तो चंद सेकंड तक उसे घूरते रहने के बाद जोहा ने तकिया उठाकर उसे दे मारा। फजूल लड़की, और वो जो आंखों से आंसुओं की नहरें बहा बहा कर मुझे दिखा रही थी, उसका क्या मतलब था? एतराज का हक तो हर लड़की को होता है। वो ढिठाई से बोली तो वो धप से उसके पास बैठ गई। और फिर अब ये उदास गाने सुनना बंद करो और कोई नई कैसेट खरीदो। मसलन कौन सी? मसलन ये दिल आपका हुआ वगैरह। वो कदरे सोच कर बोली तो सबा को हंसी आ गई। वेरी चीप। बको मत और सीधी तरह से बताओ कि नौफिल अहमद से मुतालिक तुम्हारी क्या राय है। जोहा ने उसे डांटते हुए पूछा तो वो बेदक गई। मेरी उनसे कोई ऐसी बेतकल्लुफी नहीं है जो मैं उनसे मुतालिक राय देती फिरूं। ओहो, उनसे? यानी कि वो अभी से उनके ओहदे पर फायज हो गए हैं। जोहा ने सारी बात में से अपने काम का लफ्ज ही पकड़ा तो वो झींप गई। बहुत बदतमीज हो तो। ये सारी शर्मा शर्मी छोड़ो, क्योंकि अब भी धमाका खेज खबर तो मैंने तुम्हें सुनाई ही नहीं। जोहा ने उसे डराया था। और क्या बाकी रह गया है? और ये रह गया है कि मंगनी का फंक्शन कंबाइन हो रहा है, वो भी होटल में। जोहा ने खुशी से सरसराते लहजे में कहा था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सबा को शक हुआ था। ये आइडिया उधर का है, लड़का लड़की दोनों मंगनी में शरीक हो जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है नौफिल अहमद एक मर्तबा फिर से सोच ले, खामखा मारा जा रहा है। वो हनूज शरारत के मूड में थी। जोई, झूठ मत बोलो, मेरा दिल अभी से डूबा जा रहा है। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। कोई बात नहीं,
सुना है मौसूफ माहिर तैराक भी हैं, संभाल लेंगे तुम्हारे दिल को भी। जोहा, बकवास मत करो। और ये सब घर वाले इतने ब्रॉड माइंडेड कब से हो गए हैं? वो हंसी होने लगी थी। चलो, अंगूठी पहनने तक तो बात ठीक थी, मगर नौफिल अहमद का सामना करना बहुत मुश्किल काम था। मुझे तो ये सब अनस भाई का कमाल लग रहा है। सरासर अपने साले को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि खुद भी नगीन से मुलाकात का एडवांटेज ले रहे हैं। जोहा दूर की कोड़ी लाई थी। हाय जोहा, अब क्या होगा? क्या वो अंगूठी भी खुद ही पहनाएंगे? सबा को अपनी पड़ी थी। सदके जाऊं, क्या क्या अरमान पल रहे हैं बच्चे के दिल में। जोहा ने तंज किया तो वो बुरी तरह झीम गई। जलील, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। ये तो अब उनके दिल पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि तुम्हारा सुहाना रूप देखकर निकाह और रुखसती पर ही अड़ जाए। जोहा ने उसे डराया तो सबा ने एक तसल्ली बख्शा झापड़ जोहा के शाने पर दे मारा। बहुत मनहूस बातें करती हो तुम। अच्छा है ना, जल्दी से तुम दफाओ, फिर यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी और हमरा की हुकूमत होगी। जहाँ चाहें हम गंद डालें, नाश्ता बनाएं ना बनाएं, खाना पकाएं या होटलिंग करें, हमें कोई भी नसीहतें करने वाला ना हो। और ये कि फिर शेख चिल्ली के सारे अंडे टूट जाएं। उसके ख्वाबनाक इरादों को सबा ने बीच ही में ठुस कर दिया तो वो उसे घूरने लगी। फिर अटल अंदाज में बोली, देख लेना, नौफिल अहमद का दिल तुम पर बहुत बुरी तरह आया है। देखी जाएगी, उसने भी चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जोहा आह भर कर रह गई थी। जोहा, एक बात पूछूं? सबा ने उसे बगौर देखते हुए पूछा तो वो बेपरवाही से बोली, अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि मेरा नौफिल अहमद में कोई इंटरेस्ट है या नहीं, तो बेफिक्र रहो, मैं हमेशा उन्हें एक बहन की नज़रों से देखती रही हूँ। नहीं जोई, मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें मुईद भाई कैसे लगते हैं। वो बिल्कुल संजीदा थी। जोहा को झटका सा लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तहय्युर भरी निगाहों से उसे देखा तो वो बोली, यही कि तुम्हारा मुईद भाई के बारे में क्या ख्याल है। बेफिक्र ही रहो, कोई खास अच्छे ख्यालात नहीं है मेरे उससे मुतालिक। मुईद का जिक्र तो उसे वैसे ही सुलगा देता था। अभी गुजरे दिनों में उसके सामने वो जितनी तजलील और अहानत का शिकार हुई थी, वो दिल के जख्मों को हरा किए हुए थे। मुईद हसन को क्यों कर बरी कर देती? क्यों, इतने अच्छे तो हैं वो। सबा बुरा मान गई थी। तुम्हारा भाई है ना, इसलिए बुरा नहीं लगता। जोहा ने तंज किया था। ओहो, मेरा भाई है तो तुम्हारा क्या लगता है? सबा ने उसका जुमला पकड़ा तो वो दांत पीस कर बोली, ना भाई ना कजन, दुश्मन है वो मेरा। खैर, इतने बुरे तो नहीं है वो, इतना अच्छा भी नहीं है। हर वक्त दफा 200-302 लगाने को तैयार। अगर उसे किसी को फांसी देने का इख्तियार होता तो वो सबसे पहले मेरा नाम तजवीज़ करता। किस कदर खबीस हो तुम जोहा। वो तो हम सबका इतना ख्याल करते हैं, तुम ही हर वक्त उनसे। सबा उसकी बात पर तड़प ही उठी थी, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो चिल्ला उठी, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं ही हर वक्त उससे उलझने को तैयार रहती हूँ? नहीं, वो खुद ही हर वक्त भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने को बेताब फिरते हैं। सबा ने बहुत तहम्मुल से तंज किया तो वो दांत पीस कर बोली, कभी तुम उसके अंदाज देखो तो, कभी उसकी हिमायत ना करो। अभी आते दफा तुम्हारे दुलारे भाई से टक्कर हुई थी। एक तो बमुश्किल गिरने से बची हूं, ऊपर से डांट भी मुझी को रहा था। माफ करना जोहा, मगर दौड़ती बिल्कुल अंधों की तरह हो। सबा ने मुआजरत तो यूं ही मुरव्वतन कर ली थी, वरना लफ्जों में उसने साफ गोई से काम लिया था। जोहा ठंडी पड़ गई। वो भी यही कह रहा था। वैसे आजकल तुम मुईद भाई से कुछ ज्यादा ही नहीं टकराने लगी। सबा ने मुस्कुराते हुए कोई मोहताज सा अंदाजा लगाना चाहा तो वो कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में घूरते हुए बोली, ना तो मैं अंधी हूं और ना ही मेरे दिमाग में कोई खलल पैदा हुआ है कि मैं उस बेनथे बैल से टकराती फिरूं। तो फिर इस बेवजह टकराव का कोई रिजल्ट निकाल लो। सबा ने मशवरा दिया तो वो सुलग उठी। तुम कहना क्या चाहती हो? मुईद भाई बहुत अच्छे हैं जोहा, तुम उनसे दोस्ती तो करके देखो। वो सबका अच्छा दोस्त हो सकता है, मगर मेरा नहीं। मैं उसे हर तरह से आजमा कर देख चुकी हूँ। उसके लबो लहजे में खुद बखुद कड़वाहट उतर आई थी। इतनी छोटी छोटी बातों को पूरी जिंदगी पर अप्लाई करना कहाँ की अक्लमंदी है जोहा। और फिर कजनशिप में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। सबा ने उसे कन्विंस करना चाहा। इस सारी बहस का क्या मकसद है सबा?
उसने सर्द मोहरी से पूछा तो वो लहजा भर को चुप सी हो गई। फिर गोया अपनी हिम्मत बांध कर कहा, सबकी ख्वाहिश है जोहा कि तुम और मुईद भाई। नहीं सबा। वो उसके अधूरे लफ्जों से ही पूरी बात का मफहूम पा गई थी, सो तेज लहजे में उसे टोक दिया, ये सबकी ख्वाहिश होगी मगर मेरी ख्वाहिश नहीं है। सबा ने मजीद कुछ कहने के लिए लब वाह किए थे कि वो बोल उठी, और प्लीज सबा, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, ना आज ना आइंदा कभी। मैं मुईद हसन के प्रपोजल में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। उस शख्स से मोहब्बत करना तो दूर की बात है, मैं उससे मुतालिक ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। वो उठ खड़ी हुई थी और न जाने किस काम की गर्ज से सबा के कमरे में दाखिल होता मुईद वहीं दरवाजे के बाहर ही ठिठक गया था। अगर तुम अपनी शिद्दत पसंदी और खामख्वाह की जिद छोड़ दो तो शायद ये प्रपोजल तुम्हें इतना बुरा न लगे। सबा में ज़ब्त व बर्दाश्त का मादा हद से ज्यादा था, मगर जोहा उतनी ही जज्बाती थी, चटक कर रह गई। मुईद हसन अगर दुनिया का आखिरी शख्स भी हुआ तो मैं कभी उससे पसंद नहीं करूंगी, और ना ही कोई जबरदस्ती इससे मुतालिक मेरे ख्यालात को बदल सकता है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? सबा को भी गुस्सा आ गया था। तब लम्हों में अपना मूड बदलकर वो शौकी से बोली, यही कि उसके लॉकर में एक डायरी है और उस डायरी में किसी बहुत खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर है जिसे मुईद हसन उम्र कैद सुनाने वाला है। उसके यकलफ्त बदलते अंदाज पर सबा उसे देख कर रह गई थी, जबकि उसकी बात सुनकर मुईद खुद में अजीब सा महसूस करते हुए हल्की सी सांस भरता वापस पलट गया था। फजूल बातें मत करो, वो ऐसे नहीं है। सबा ने उसे टोक दिया तो वो संजीदगी से बोली, वो जैसा भी है सबा, आइंदा मुझसे इस मौजू पर बात मत करना। ना तो मैं मुईद हसन के लिए बनी हूं और ना ही वो मेरे लिए है। जितना अच्छा वो तुम्हें लगता है मैं उसके लिए उतनी अच्छी नहीं बन सकती। उसने बात ही खत्म कर दी थी। सबा उसके इस कदर अचल अंदाज पर उसे देख कर रह गई। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे ठंडी पवन, जैसे बन में हिरन, जैसे खुशबू लपेटे आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग। आंखें मूंदे वो पूरी तरह गाने के बोलों में गुम अदीना को सुलगा गया था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आगे बढ़कर डेक ऑफ कर दिया। वो चौंक उठा मगर अदीना को सामने पाकर मुस्कुरा दिया। तुम? वो उठ बैठा था। क्यों? तुम किसकी तवक्को कर रहे थे? वो तंजी अंदाज में कहती उसके मुकाबिल जा बैठी। वो हंस पड़ा। तवक्को नहीं कर रहा था, अभी ख्वाब में देख रहा था। उसने शरारत से कहा तो अदीना को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। बहुत खुश हो? चुपती नजरों से उसे देखा तो वो उल्टा उससे पूछने लगा, क्या नहीं होना चाहिए? तुम्हें इस कदर अचानक सबा कैसे पसंद आ गई नौफिल? उसके सुलगते लहजे की आंच नौफिल तक नहीं पहुंची थी, इसीलिए वो मुस्कुरा कर बोला, पता नहीं यार, बस दिल ने कहा कि यही है वो जिसकी तुझे तलाश है। फिर मैंने भी दिल के साथ ज्यादा अड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दिमाग की भी यही राय थी। सो नतीजा तुम्हारे सामने है। मगर नौफिल, ऐसा क्या पसंद आ गया है उसमें तुम्हें? इससे हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। नौफिल ने हैरत से उसे देखा, फिर रिसान भरे लहजे में बोला, उसमें कमी भी कुछ नहीं है अदीना। और मैं? मुझ में किस बात की कमी थी नौफिल अहमद? वो यकलफ्त फट पड़ी तो नौफिल को लगा जैसे छत उसके सर पर आ गिरी हो। मैं तो अपने बचकानापन में खलीलुर रहमान को अपना बैठी थी, मगर उसकी तहवील में जाकर मुझ पर खुला कि मेरा दिल तो जाने कब से सिर्फ और सिर्फ तुम ही अपना मानता चला आया है। तुम सामने नहीं थे तो जाने कैसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी, मगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। तुम एक बार भी मुझे आवाज देते तो मैं लौट आती। वो क्या कह रही थी? नौफिल को समझने में दुश्वारी पेश आ रही थी। जहन के जैसे परखच्चे उड़ गए थे। अदीना का ये रूप तो कभी नहीं देखा था। ये क्या हो गया है तुम्हें अदीना? होश में तो हो तुम? वो बमुश्किल अपने जहन को समेट पाया था। सख्ती से कहा तो वो अपनी आंखें भर लाई। अपनी गलती का एहसास होते ही उस शख्स से नाता तोड़कर वापस चली आई थी नौफिल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब तुम ही मुझे यूं ठुकराकर किसी और के ख्वाब देख रहे हो। शट अप अदीना, एक लफ्ज भी मजीद मत कहना। वो सदमे का शिकार था, ऊंची आवाज में उसे टोक गया। क्यों ना कहूं,
अपनी सारी जिंदगी का हासिल इतनी खामोशी से गंवा दूं? वो तड़प उठी थी। वो जबड़े भींच कर रह गया। इस कदर गैर मुतवक्किल सूरत हाल ने उसे अंदर तक हिला डाला था। मेरे ख्याल में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अदीना, जाकर आराम करो, वो बहुत सर्द लहजे में बोला था। मुझ पर रहम करो नौफिल, मैं बहुत अकेली हूं, अब तुम्हारे बगैर तो मर ही जाऊंगी। वो अपनी इज्जत नफ्स को पसे पुष्ट डाले हर गुर आजमाने के मूड में थी। नौफिल को अपनी कनपटियां सुलगती महसूस होने लगी। बिहेव अदीना, पता है तुम्हें कि तुम क्या कह रही हो? वो दांतों पर दांत जमाए बोला। दिलो दिमाग तो अभी भी भरपूर बेयकीनी के हिसार में थे। जानती हूँ नौफिल, अच्छी तरह जानती हूँ, मगर जो मामला जिंदगी और मौत का हो तो इज्जत नफ्स की परवाह नहीं की जाती। वो रो दी थी। नौफिल की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करे। इससे पहले कभी अदीना ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे उसे अंदाजा हो सकता कि वो इसमें इन्वॉल्व है, और अब यूं वो अचानक खुल गई थी। आई एम सॉरी अदीना, बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए उसने अपने लहजा नर्म किया था। मैं तुम्हारी फीलिंग से बिल्कुल नावाकिफ था, और अगर वाकिफ होता भी तो मेरा फैसला वही होता जो अब है। तुम्हारे लिए मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तो अब सोच लो नौफिल, अभी भी वक्त है, उसने मल्तिजियाना अंदाज में कहा तो नौफिल को लगा उसका दिमाग खराब हो गया हो। तुम अभी अपने हवास में नहीं हो अदीना, इसीलिए यूं फजूल बातें कर रही हो। इश्तियाल की खफीफ सी लहर उसके जहन को सुलगा गई थी। ये फजूल बातें नहीं है नौफिल, मेरी पूरी जिंदगी का मामला है, मगर मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेहद सर्दमोहरी से बोला तो अदीना के हवास ठिठरने लगे। एंड नाउ लिसन टू मी अदीना, आज के बाद इस मौजू पर कभी बात मत करना, क्योंकि मेरे दिल में तुमसे मुतालिक ना तो ऐसी कोई फीलिंग्स हैं और ना ही ऐसी कोई जगह है। हम बहुत अच्छे कज़न और बेहतरीन दोस्त तो हो सकते हैं, मगर उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो बहुत सर्द और बेइतनाई से भरपूर लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ था। नौफिल, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। वो तड़प उठी थी, मगर वो मुश्ताइल हो उठा। शट अप अदीना, इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर दो, ना तो इससे कुछ हासिल है ना वसूल। मेरी जिंदगी में तुम्हारा इतना ही हिस्सा है जितना पहले था, एंड दैट्स ऑल। तुम एक बार फिर मुझे अकेला कर रहे हो नौफिल, वो बिलकने लगी थी। अगर तुमने खलीलुर रहमान को पसंद किया था तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, और अब जो कुछ तुम कर रही हो उसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ तुम पर आयद होती है। और वैसे भी तुम बीवी के तौर पर कभी भी मेरी आइडियल नहीं हो सकती। वो सबा ही है, बिल्कुल खास, अपनी सोचों में, अपने जज्बात और एहसासात में। वो बहुत साफगोई का मुजाहिरा कर रहा था। अदीना के दिल पर चोट सी लगी। मेरे जज्बात में भी कोई खोट नहीं है नौफिल। मत भूलो अदीना कि तुमने खलीलुर रहमान से मोहब्बत की थी और 1 साल तक तुम उसकी बीवी रही हो। वो गुस्से से बोला था। मेरी मोहब्बत का तो ख्याल करो नौफिल, वो कमजोर लहजे में बोली। गेट आउट अदीना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा दिमाग खराब कर रही हो। जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तब मेरे साथ बात करना। नौफिल का जहन वाकई काम नहीं कर रहा था। वो हारे हुए अंदाज में उठ खड़ी हुई। आई एम सॉरी नौफिल, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे मुतालिक इतनी बुरी सोच रखते हो। नौफिल ने गहरी सांस लेते हुए अंदर की कसाफत को कम करने की कोशिश की थी, फिर नरमी से बोला। ऐसा मत सोचो अदीना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, कजन हो। हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, और मैंने हमेशा इसी दोस्ती के तकाजे निभाए हैं। ये दोस्ती एक अच्छे रिश्ते में भी तो तब्दील हो सकती है ना। वो अभी भी पुरुमीद थी, मगर गुजरता हर लम्हा नौफिल के सकून की धज्जियां उड़ाता जा रहा था। अदीना का ये अंदाज उसके लिए बहुत शॉकिंग था। नहीं अदीना, कभी नहीं, तुम गलत कह रही हो। हर जज्बे का ताल्लुक फीलिंग से होता है, और जब मैं तुम्हारे मुतालिक ऐसी फीलिंग्स ही नहीं रखता तो फिर बाकी सब बेकार है। एंड नाउ अदीना, लीव दिस टॉपिक फॉर एवर। तुमने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, मगर उसके बाद मैं कभी भी इस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं करूंगा। आज की सब बातों को मैं भूल जाऊंगा, और तुम भी कभी याद मत करना। हम आपस में अच्छे दोस्त हैं, और मुझे हमारे दरमियान यही रिश्ता अच्छा लगता है। उसने बिल्कुल उखड़े अंदाज में बात खत्म कर दी, तो वो बमुश्किल खुद पर जब्त पाती हारे हुए अंदाज में पलट गई। नौफिल ने गहरी सांस लेकर तने हुए आसाब को ढीला छोड़ा था, मगर एक अजीब अजीब सी पशमुर्दगी ने जैसे अंदर की फिजा को कसीफ कर दिया था। जरा देर पहले वाली खुशगवारियत धुआं बनकर गायब हो चुकी थी। उसने बिस्तर पर गिरते हुए आंखें मूंद ली और जहन को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। उफ सब्बी,
ईमान से कभी तुम नौफिल भाई को देख लो तो पत्थर ही बन जाओ। जोहा रद्बुल लिसान थी। हैं? क्या मतलब? वो हवन्नक हो गई। पहले ही हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे, ऊपर से जोहा ने मजीद डरा रखा था। इस कदर प्यारे लग रहे हैं। उसने खुले दिल से तारीफ की थी। वो नर्वस होने लगी। जोई, अम्मी से कह देना अलहदा अलहदा मंगनी होगी हमारी। क्या? जोहा को हंसी आ गई थी। हैरत से पूछा, पहले एक को वहां बिठाकर अंगूठी पहना ले, फिर दूसरे को। मैं उनके सामने कोई नहीं जा रही। अभी वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर अनस और जोहा के साथ सीधी होटल पहुंची थी, जहां बाकी सब अहले खाना मौजूद थे, और अब नीचे लड़के वाले भी आ चुके थे जिनका इस्तकबाल किया जा रहा था। जोहा खिड़की के शीशे से झांक रही थी। रस्ट कलर की कामदार पेशवास और सलीके से किए गए मेकअप ने हमेशा सादा रहने वाली सबा को बहुत दिलकश सा रूप दे दिया था। जोहा ने तो बे इख्तियार उसकी नजर उतारकर रास्ते में एक फकीर को रुपए थमाए थे। अरे वाह, मैं तो यूं भी बकौल अनस भाई न्यू जनरेशन की बागी लीडर हूं। मैं तो सरासर कंबाइन एंगेजमेंट की हिमायत करूंगी, बल्कि अंगूठी भी तुम्हें नौफिल भाई ही खुद पहनाएंगे तो लुत्फ आएगा। जोहा ने उसकी हालत से लुत्फ उठाना था। दफा हो जाओ तुम जोहा, मेरा बीपी लो हो रहा है। वो नुहासी होने लगी। जोहा ढिठाई से हंसने लगी। हमरा कमरे में आई तो उसके साथ नगीन भी थी। माशाअल्लाह, अभी तो सिर्फ मेरे भाई की नाम हुई हो और इस कदर रूप आ गया है। नगीन के बेसाख्ता कहे गए जुमले में सताइश भी थी और शरारत भी। सबा अपने आप में सिमट सी गई। उसकी सुर्ख रंगत देखकर महफूज होते हुए नगीन उससे लिपट गई थी। यूं ही तो मेरा भाई तुम्हारा दीवाना नहीं हो गया। नगीन प्लीज। वो ठंडी पड़ गई थी। ये बिल्कुल डफर है नगीन। अगर नौफिल भाई मंगनी के बाद किसी रंगीन पीरियड की आस में हैं तो पछताएंगे। जोहा ने मुतासिफाना अंदाज में सर हिलाया था। जोहा, आज तुम्हारा तो कत्ल मुझ पर वाजिब हो गया है। सबा ने दांत पीसे थे, जबकि वो दोनों मुसलसल उसे तंग करने पर आमादा थी। चलो भाई, वहां अब्बू ने नौफिल को अंगूठी पहना दी है। मूवी मेकर यहीं आ रहा है। अनस ने नॉक करके अंदर आते हुए कहा तो सबा पर फिर से घबराहट का दौरा पड़ने लगा। आपकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। नगीन को देखकर वो यूं ठिठका जैसे वाकई उलझन में हो, मगर उसकी आंखों की शरीर सी चमक और शोख मुस्कुराहट नगीन का चेहरा तमतमा गई थी। नगीन भी अभी यही कह रही थी कि आपकी शक्ल के एक मोहतरम उसके मंगेतर होते हैं। जोहा ने तंज किया तो उसने ढिठाई से हंसते हुए गहरी नगह कतराती खड़ी नगीन पर डाली। उसके पसंदीदा मूव कलर के लिबास में वो बहुत दिलकश लग रही थी, और कुछ दिल का मामला भी था कि उसे देखते रहने को जी चाह रहा था। मेरे ख्याल में अभी आपको और भी बहुत से काम हैं अनस भाई। जोहा ने चुटकी बजाकर उसे होश में लाने की कोशिश की थी। कोई एक जालिम समाज थोड़ी है यहाँ। वो आह भर के पलट गया तो वो तीनों हंसती। सौलह बेगम ने बहुत मोहब्बत के साथ डायमंड की अंगूठी सबा के हाथ में पहनाई थी। उससे पहले वो मंगनी के सूट के अलावा 5 कामदार जोड़े सोने के एक खूबसूरत सेट के साथ दीगर लवाजमात एक रोज पहले ही भिजवा चुकी थी। नगीन ने उसे बहुत खूबसूरत सा सोने का ब्रेसलेट पहनाया था। भाई हम भी तो देखें, ऐसा कौन सा चेहरा है जिससे नौफिल अहमद जैसे बंदे को दीवाना कर दिया। बहुत दिलकश सी आवाज सबा की समाज से टकराई तो वो जज्बज होकर रह गई। उसी वक्त साथ बैठी अदीना ने झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। और इसको भी देख लो, नौफिल अहमद जिसका दीवाना है। सबा ने एक झटका सा महसूस करते हुए बे इख्तियार मुकाबिल को देखा तो साकित सी रह गई। घर वापस आकर भी सब फंक्शन ही को डिस्कस कर रहे थे। अनस और सबा दोनों ही बहुत लकी हैं। चांद ने सताइशी अंदाज में कहा तो वो उलझी उलझी सी अपने कमरे में चली आई। अदीना की सरगोशी और उसके बाद जाले आफरीदी की शोला सिफ्त हुस्न ने उसे वाकई शजदर कर दिया था। क्यों कहा उसने ये फिक्रा? सबा का दिल डूब डूब कर भर रहा था। उसके बाद पूरे फंक्शन में क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चला। उसे तो सिर्फ अपना आप ही तारे अनकबूत में जकड़ा महसूस हुआ था। सब्बी सो गई हो? वो भी कपड़े तब्दील कर कर लेटी ही थी कि जोहा चली आई। नहीं तो उसने तेजी से खुद को संभाला। सोचों के जाल पल भर में टूट से गए। मैंने सोचा शायद आते ही अच्छे ख्वाबों वाले चैनल सेट करके सो गई हो।
وہ اس کے پاس آ بیٹھی، پھر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ اتنی سنجیدہ اور رنجیدہ سی کیوں بیٹھی ہو؟ میں کیوں سنجیدہ اور رنجیدہ ہونے لگی؟ وہ مسکرائی تھی مگر زوہا کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ نوفل احمد جیسے شاندار بندے سے منگنی کروانے کے بعد تو تمہیں یوں چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو کیا بھنگڑا ڈال کر بتاؤں کہ میں خوش ہوں؟ وہ چڑ سی گئی تھی۔ اس سے کم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ زوہا نے فوراً اس آئیڈیا کو اپروو کر دیا تھا۔ میں انسان کے ظاہر پر نہیں مرتی، ساری بات اخلاق و کردار کی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں تو سانپ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کے اندر کا زہر انسان کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے ظاہری خوبصورتی پر دھیان مت دو۔ صبا نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی ذہنی روح بھٹکی۔ واقعی میں نے بھی زندگی سے یہی سیکھا ہے، انسان کے ظاہر پر مت جاؤ، اس کی اصل شخصیت تو تہ در تہ پرتوں کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ ایک ہی پل میں اسے جیسے آندھیوں کا شور چھو کر گزر گیا تھا۔ عمر کاظمی کے ساتھ گزرے لمحے، اس کی باتیں، اس کی خوشبو۔ اس نے گہری سانس لے کر پلکیں جھپکائیں تو کتنے ہی آنسو اندر اتار لیے اور فوراً خود کو سنبھال لیا۔ پھر بھی مجھے الٹے سیدھے مشورے دیتی رہتی ہو۔ صبا نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ وہ اطمینان سے بولی تو صبا کو ہنسی آ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اچھا دفع کرو سب باتوں کو، یہ بتاؤ کہ نوفل بھائی کیسے لگے تمہیں؟ زوہا نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ استجاب بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بھلا انہیں کب دیکھا؟ جھوٹ مت بولو، پورے 20 منٹ تک وہ اسٹیج کے سامنے والی رو میں بیٹھے رہے اور تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ زوہا کو یقین نہیں آیا تھا۔ واہ، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ وہ زچ آ گئی تھی۔ تو پھر تم بار بار سامنے کس کو دیکھ رہی تھی؟ زوہا کو حیرت ہوئی۔ سامنے؟ صبا نے پل بھر کو سوچا، پھر آہستگی سے بولی، سامنے والی رو میں تو جالے بیٹھی تھی۔ تو فضول لڑکی، ساتھ ہی نوفل بھائی اور نگین بیٹھی تھی، تائی جان بھی تھی۔ زوہا نے گویا اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ میں تو بس اسی کو دیکھتی رہی، وہ کتنی خوبصورت ہے زوہا۔ صبا نے سادگی سے کہا تو وہ دانت پیس کر بولی، لعنت ہے تم پر ایسی تعریف، تمہیں اپنے منگیتر کی کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں بیچارے کتنے گھنٹے آئینے کے سامنے لگا کر آئے تھے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، انہوں نے تقریباً کوئی 70 بار تمہیں دیکھا ہوگا اور تم اس جالے آفریدی کو دیکھ رہی تھی۔ نگین بتا رہی تھی کہ وہ نوفل کی بہت اچھی دوست ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا تو زوہا نے بھی گہری سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، تعارف تو خاصا مشکوک تھا اس کا۔ تو پھر نوفل نے اس سے منگنی کیوں نہیں کی؟ صبا نے بے اختیار پوچھا تو زوہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی تم اتنی دیر سے یہ سوچ رہی تھی؟ نہیں، یوں ہی میرے ذہن میں ایک خیال سا آ گیا۔ وہ مکر گئی تھی۔ اتنے بےہودہ خیالات ذہن میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نوفل بھائی کو وہ اس لحاظ سے پسند ہوتی تو وہ کبھی تمہارے لیے خود کہہ کر پروپوزل نہ بھجواتے۔ زوہا نے اسے ٹوک دیا تھا مگر وہ پھر بولی، پھر بھی زوہا، وہ اتنی خوبصورت ہے، کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ یہ دل کے معاملے ہیں صبا بی بی، یوں ہی کوئی کسی کا دیوانہ نہیں ہو جاتا۔ کوئی ادا ہوتی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے، احساسات کو لطیف انداز میں چھیڑ جاتی ہے۔ زوہا نے کہا۔ صبا نے آنکھیں موند لی، دماغ سے جیسے ٹیسے اٹھ رہی تھی۔ یہ کیسا گورکھ دھندا شروع ہونے لگا تھا؟ ابھی تو اس کی پلکوں نے کوئی سپنا بھی نہیں بنا تھا کہ اس قدر شفاق انکشاف ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں نیند آ رہی ہے، ویسے آ تو مجھے بھی رہی ہے، اتنی دیر جو ہو گئی ہے۔ تم اچھے اچھے خواب دیکھو، میں بھی جا کر سونے لگی ہوں۔ زوہا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد صبا نے آنکھیں کھول کر چھت پر نظر جما دی۔ ادینہ نے یوں ہی تو اتنی بڑی بات نہیں کہہ دی ہوگی۔ کس قدر طنزیہ اور استہزائیہ انداز تھا اس کا۔ اس کا دل گھبرانے لگا تو بے اختیار اس نے خدا سے دعا مانگ ڈالی، مجھے کسی آزمائش میں مت ڈالنا اللہ پاک۔ مگر دل تھا کہ ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں دل پر جبر کروں گا، تجھے بھی بھلا دوں گا، مروں گا خود بھی، تجھے بھی کڑی سزا دوں گا۔ یہ تیرگی میرے ہی گھر کا کیوں مقدر ہو، یہ تیرگی میرے ہی گھر کا کیوں مقدر ہو، میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تم نوفل کا پیچھا کیوں لے بیٹھی ہو؟ 1 ماہ میں تو اس کی شادی بھی ہو جانی ہے۔ زرینہ بیگم اس کے منہ سے نوفل کی تعریفیں سن سن کر عاجز آ گئی تھیں۔ تنک کر کہا تو وہ اطمینان سے بولی، تو کیا ہوا؟ میری بھی تو ایک شادی ہو چکی ہے۔
जब वो सबा को तलाक दे देगा तो जाहिर है मुझसे ही शादी करेगा। खुदा ना करे। जरीना बेगम दहल सी गई थी। अच्छा, आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की कोशिश मत करें, जो मैंने कहा है आपको वही करना है। अदीना ने उसे टोक दिया तो वो आजिज आ गई। क्यों उनका घर बर्बाद करने पर तुली हो बेटी? जो हो गया सो हो गया, मट्टी डालो इस किस्से पर। भाभी तो अब तुम्हारा रिश्ता ढूंढने को तैयार है। मैं उस चालाक बुढ़िया की जानती हूँ चालाकी। अपनी इस जायदाद में से तो एक लुकमा भी हमें नहीं देने वाली। नौफिल से मेरी शादी हो जाती तो मैं सारी जिंदगी ऐश करती, वो जहर आलूद अंदाज में बोली थी। ऐश की जिंदगी तो तुम अभी भी गुजार रही हो अदीना। इतना अच्छा घर है, खुला खर्च मिलता है, जिंदगी की तमाम आसाइशात मौजूद हैं। जरीना बेगम ने उसे समझाया तो वो तलखी से बोली, ये 2 कमरों की एनेक्सी को आप घर कहती हैं? इतना अच्छा घर है, खुला खर्च है, जिंदगी की तमाम आसाइशें हैं। वो तलखी से बोली थी, घर तो वो है जिसमें सबा बीबी आने वाली है, हमें तो टरखाया गया है और बस। ये भी तुम्हारा ही कसूर है। भाभी जान ने तो साथ रहने को कहा था, तुमने ही अकड़ दिखाते हुए एनेक्सी में रहने की जिद की थी। जरीना ने जताया तो वो ढिठाई से बोली, मैं तब बच्ची थी, वो 4-6 दफा कहती तो मैं मान जाती। नौकरों की तरह मैं एनेक्सी में डाल रखा है। खैर, नौकरों की तरह तो नहीं, यहाँ भी वैसी ही आराइश है जैसे कोठी की है, कोई चीज कमतर नहीं है। वो साफ गोई से बोली तो वो तड़क कर रह गई। आपको तो आदत पड़ चुकी है हर बात में उन लोगों की हिमायत और मेरी मुखालफत करने की। मैं तो यूं ही एक बात कह रही थी, वो जल्दी से बोली। उसके लबो लहजे की तेजी से वो यूं ही खाइफ हो जाया करती थी। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि अपने दिमाग पर जोर मत दिया करें, वो किसी काम का नहीं है। जो मैंने कहा है बस उसे याद रखे। अदीना ने चढ़कर कहा तो वो फिक्रमंदी से बोली, ये ना हो कि इस बात से उनका रिश्तेदारी खराब हो जाए, बात बिगड़ ही ना जाए। आपकी मोटी अकल में ये बात कभी नहीं आएगी कि यही तो मैं चाहती हूँ। मैं रोऊं तो नौफिल अहमद को भी तो रोना चाहिए ना। वो नफरत से पुर लहजे में बोली तो उन्होंने कहा, और अगर किसी ने जाकर वहां से असल बात पूछ ली तो पूछ लें। आपने खुद नहीं सुना था, वो औरत सबा की पुप्पो से कह रही थी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए सबा का रिश्ता क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने कहा था कि बात तो चल रही थी मगर मेरा बेटा राजी नहीं था। अदीना ने उन्हें याद दिलाया था। उमूमन शादी ब्याह के मौके पर यूं ही तकरीबात में औरतें ऐसी बातें करती रहती हैं। ऐसी ही बात अदीना के कानों में भी पड़ गई थी। मरियम फुप्पो की जेठानी ने इमाद और सबा के रिश्ते की बाबत पूछा था। मेरी तो अपनी दिली ख्वाहिश थी, पर ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, वालदैन को बच्चा समझते हैं। मैंने सबा का नाम लिया तो कहने लगा, उसे तो बिल्कुल सगी बहनों की तरह समझता हूँ। जड़ से ही बात खत्म कर दी उसने। और दूसरे ये कि मेरे बात करने से पहले ही नौफिल का रिश्ता आ चुका था, जो वाकई बेहतरीन भी था। सो मैंने खाम ख्वाह टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। वैसे भी आया जहां जिसकी किस्मत। उन्होंने तो बहुत तरीके से बात खत्म कर दी थी, मगर पीछे बैठी अदीना के हाथ तो गोया लंबी चाल चलने का सिरा लग गया था। जब लड़का ही राजी नहीं था तो फिर क्या फर्क पड़ता है इस सारे मामले में। जरीना बेगम ने ना समझने वाले अंदाज में उसे देखा तो वो माथा पीट कर रह गई थी। आप कुछ मत कीजिएगा, बस मेरी हाँ में हाँ मिला दीजिएगा, इतनी ही मेहरबानी काफी होगी आपकी। मैं तो कहती हूँ अदीना, छोड़ो इस किस्से को। एक उम्र पड़ी है, हजारों रास्ते में मिलेंगे, फिर क्यों खुद भी जलती हो और दूसरों को भी बेसकून करने पर तुली हो। जरीना बेगम ने एक बार फिर उसे समझाने की कमजोर सी कोशिश की थी। आपको मेरा साथ नहीं देना है तो ना दे, मगर मैं उन लोगों को चैन का सांस नहीं लोने दूंगी। अगर नौफिल मेरा मुकद्दर नहीं बना तो मैं उसे सबा की किस्मत भी नहीं बनने दूंगी। मैं नामुराद हूं तो देखती हूं कि नौफिल भी अपने मन की मुराद कैसे पाता है। वो जहरखुंदा लहजे में बोली तो जरीना बेगम उसे देख कर रह गई। दयारे नूर में तेरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैं उससे झूठ बोलूं तो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। मैं उसके हाथ ना आऊं, वो मेरा हो के रहे। मैं गिर पड़ूं तो मेरी पस्तियों का साथी हो। करे कलाम जो मुझसे तो मेरे लहजे में, मैं चुप रहूं तो मेरे तेवरों का साथी हो। वो ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से, मेरे ख्यालों के सब मंजरों का साथी हो। वो दम साधे उसके दिल में उतरती आवाज सुन रही थी। वो ठहरा तो लगा लहजा भर को सारी कायनात ठहर गई हो।
इस दिलकशी खामोशी को तोड़ना जाले को गुनाह के मुतरादिफ महसूस हुआ था। उसने नौफिल अहमद को देखा। वो यूं ही कुर्सी के पुष्ट पर सर टिकाए सामने दीवार पर नजर जमाए अब बहुत खामोश सा बैठा था। होंठों पर आसूदगी और तमानियत भरी हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो जाले को बहुत अच्छा लगा था। इट्स टू मच नौफिल। वो गहरी सांस लेकर आगे को झुकी और कोहरियां वसी टेबल के ग्लास टॉप पर टिका दी। क्यों? उसने अपने खुशनुमा आंखों की खफीफ से जुम्बिश देते हुए इस्तेजाब से पूछा तो वो संजीदगी से बोली, कोई भी इंसान इस कदर मुकम्मल नहीं होता जितना तुम चाह रहे हो। मगर वो तो है ना। उसके लबों की तराश में नर्म सी मुस्कुराहट ठहर गई थी। वाकई खूबसूरती और मासूमियत को अगर मुजस्सिम किया जाए तो यकीनन उसका नाम सबा मीर ही होगा। जाले ने दिल खोल कर उसकी तारीफ की थी। नौफिल का दिल तफाखुर से भरने लगा। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि उसमें ऐसा क्या है जो जैनी और शायरी में नहीं। तुम बहुत तेज जा रहे हो नौफिल। जाले ने ना चाहते हुए भी उसे टोक दिया। ये कंप्यूटर एज है, आईटी का दौर है, मोहब्बत यूं ही अच्छी लगती है। वो शरारत से हंसा था मगर वो मुस्कुरा भी नहीं पाई। बहुत गलत कहते हो तुम नौफिल। तुमसे अच्छा तो तुम लोगों का एक राइटर मुमताज मुफ्ती समय का बंधन में कहता है। उसने एक पल को रुककर जैसे अल्फाज जमा किए, फिर ख्वाबनाक से लहजे में बोली। वो कहता है, मोहब्बत भागदौड़ नहीं होती, तूफान नहीं होती, सकून होती है। दरिया नहीं होती, झील होती है। दोपहर नहीं होती, भूर समय होती है। आग नहीं होती, उजाला होती है। अब मैं तुझे क्या बताऊं कि क्या होती है। ये बताने की नहीं, बीतने की चीज है, समझने की नहीं, जानने की चीज है। उसने रुक कर नौफिल की तरफ देखा और कहा, और तुम इससे बेहतर मोहब्बत की तारीफ नहीं कर सकते। उसने तो दुनिया भर की नरमी, लताफत और खूबसूरती भर दी है मोहब्बत की तारीफ ने। माय डियर फेलो, माना कि राइटर के अल्फाज बहुत खूबसूरत और मोहब्बत की ये तारीफ बहुत मुतासिर कुन सही, मगर मोहब्बत हर किसी पर एक ही तरीक़े व आधार से वारिद नहीं होती। किसी के दिल में दस्तक देकर दाखिल होती है तो किसी के दिल में यूं ही दंदनाती हुई, और मेरे दिल में भी ये दंदनाते हुए एक शोरीदा सरसर दरिया की माने दाखिल हुई है, ना कि झील के ठहरे हुए पुरसुकूत पानी की तरह। फिर मैं इसे ठहराव कैसे दे सकता हूँ? मैं तो खुद इसके रहमो करम पर हूँ, यही मुझे बहाए चले जा रहा है। नौफिल ने पूरी तरह अपने दिफा करने की कोशिश की थी, मगर उसने मुतासिर हुए बगैर आहिस्ता से नफी में सर हिलाते हुए कहा, और यही ठीक नहीं है नौफिल। खुद की बागें कभी किसी के भी हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपके जज्बात के हाथ ही क्यों ना हो। खुद पर किसी को हाकिम रखने का मतलब है अपने आप को गुलामी में दे देना। मुझे ही देख लो, यही गलती मुझसे भी हुई थी और आज तक उसकी सजा भुगत रही हूँ। अगर मैं शमूइल खान की पहली बेरुखी पर ही खुद को समेट लेती तो आज यूं उसके पीछे ख्वार ना हो रही होती। ये मेरी सजा है क्योंकि मैंने खुद को जज्बात के धारे पर छोड़ दिया है। मगर कभी कभी तो ऐसी बेहतियाती अच्छी लगती है जाले, नौफिल ने कहा तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। एहतियात अच्छी चीज होती है, हर वक्त खुद में हकीकत का सामना करने की ताकत रखनी चाहिए। जालिम लड़की, पहले ही सीढ़ी पर मुझे वसवसों का शिकार मत करो। वो कर रहा था। जाले ने तासुब से कहा, तुम्हारा भी कसूर नहीं, ये शिद्दत पसंदी तुम्हारी फितरत में बसी है। कोई नहीं, मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, आई एम अ नॉर्मल पर्सन। वो फिलफौर इनकार कर गया था। एक और जगह पर मुमताज मुफ्ती लिखता है, सयाने कहते हैं कि अगर तुम अपनी कमजोरियों को जान लो, सच्चे दिल से मान लो, तो उनकी शिद्दत कम हो जाती है, वो मध्यम पड़ जाती है। अगर ना मानो तो झगड़ा शुरू हो जाता है, उनकी शिद्दत बढ़ जाती है। वो बहुत पुरसुकून सी बोली थी। नौफिल ने मुतासर होने वाले अंदाज में सर हिलाया था। लग रहा है कि तुम उर्दू अदब को घोल कर पी रही हो। ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है तुम पर। उसके पहलू तही करने वाले अंदाज पर वो हंसी के दौरान बोली। बहरहाल, हमारे नजरियात और ख्यालात आपस में मिलते हों या नहीं, सबा के मुतालिक मेरी भी वही राय है जो तुम्हारी है। वो वाकई ऐसी लड़की है कि उससे मोहब्बत हो सकती है। तुम्हारी दीवानगी समझ में आती है। वो उसकी गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराता रहा था। जाले ने तंबीही अंदाज में कहा,
لیکن تمہیں ایک بار غیر جانبداری سے اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے نوفل. تم مانو یا نہ مانو, تم شدت پسند ہو. یہ نہ ہو کہ کل کو صبا سے بات کرنے والا کوئی بھی تمہیں اچھا نہ لگے. کم آن جالے, وہ ہاتھ ہلا کر بے پرواہی سے بولا. اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں. ہاں, لگتے تو نہیں ہوں. اس نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگائی تھی. نوفل نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا اور پھر شرم دلانے والے انداز میں بولا. شرم کرو جالے افریدی, پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور تم نے کولڈ ڈرنک کے علاوہ سوکھے منہ کچھ نہیں پوچھا. اوپر سے طنز بھی کر رہے ہو. میں تمہیں کچھ بھی نہیں پوچھ رہی, کیونکہ ابھی تم مجھے گھر ڈراپ کرو گے اور اس سے پہلے کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں ڈنر کرواؤ گے. کلائی پر بندھی خوبصورت سی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے اطمینان سے اپنا پروگرام بنایا تو وہ بولا. ذرا سوچو زالے, اگر وہ خانزادہ تمہیں یوں میرے ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھ لے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی. محبت میں دلوں کو فراخ کرنا پڑتا ہے, محبوب کی خطاؤں, کمیوں اور غلطیوں کو دفنانے کے لیے. دھڑلے سے نہ تو محبت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ڈنر کروا سکتے ہیں. وہ بڑی خوبصورتی سے لطیف سا طنز کر گئی تھی. نوفل ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. بہرحال میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا. اب بتاؤ, پاکستانی فوڈ چلے گا, چائنیز یا کانٹیننٹل؟ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ اور سن گلاسز سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی. چائنیز اور کانٹیننٹل تو ایک عمر تک کھایا ہے, اب تو صرف پاکستانی. صرف ایک احتیاط کر لینا, تمہیں جم ضرور جوائن کر لینا, ورنہ تمہیں جالے سے زلزلہ بنتے دیر نہیں لگے گی. نوفل نے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا کہہ لگا کر رہ گئی. ڈنر کے بعد جالے کو ڈراپ کر کے جب گھر لوٹا تو وہ بہت اچھے موڈ میں تھا. گاڑی لاک کر کے پلٹا تو ادینہ کو سامنے پا کر رک گیا. وہ شاید انیکسی کی طرف جا رہی تھی. تم اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی. 10 بج رہے تھے. اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ وہ 7 بجے تک آفس سے لوٹ آتا تھا. اگر کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو کال کر دیتا تھا, تب وہ یا تو 11 بجے لوٹتا تھا. مگر ابھی نگین پریشان ہو رہی تھی کہ نوفل نے فون نہیں کیا اور نہ ہی موبائل کا کوئی رسپانس دے رہا تھا. بس یار, جالے کے ساتھ کافی ٹائم نکل گیا, پتہ ہی نہیں چلا. ابھی اسے ڈراپ کر کے سیدھا گھر آ رہا ہوں. وہ گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے اندر کی طرف بڑھا تو ادینہ بھی اس کے ساتھ چل دی. اس روز کی ہلکی سی جھڑپ کے بعد سے ان دونوں میں اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی. ادینہ پہلے ہی کی طرح دوستانہ انداز میں لوٹ آئی تھی. البتہ نوفل نے خود کو محتاط ضرور کر لیا تھا. بظاہر وہ ادینہ کے ساتھ پہلے جیسے ربط ہی رکھے ہوئے تھا, مگر اس کے جذبات و احساسات کے رخ کا اندازہ ہو جانے پر اب وہ کوئی اور رسک لینے پر تیار نہیں تھا. کم از کم اپنا موبائل تو آن رکھا کرو, گھر والوں کو تو پریشانی نہ اٹھانی پڑے, وہ کہہ رہی تھی. نوفل نے جواب دیا. پتہ نہیں کیسے موبائل آف رہ گیا, میں نے بھی دھیان نہیں کیا. پتہ بھی ہے امی کتنی پریشان ہو جاتی ہیں, نگین نے اسے دیکھتے ہی شکایتی انداز میں کہا تو وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے صالح بیگم کے کمرے میں چلا آیا. وہ اینک لگائے منگنی کی تصویریں دیکھنے میں مصروف تھی. یہ اچھا طریقہ ہے پریشانی دور کرنے کا, اس نے نگین کا مذاق اڑایا تھا. بہت بری بات ہے نوفل, پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. صالح بیگم نے اسے سرزش کی تو اس نے کان پکڑ لی. پہلے اس کی گرل فرینڈ جو نہیں تھی ممانی جان, اب یہ بگڑ رہا ہے. ادینہ نے بشاشت سے کہا تو نوفل نے چونک کر اسے دیکھا تھا. اسی لیے تو ہم ان کو سنوارنے والی کا بندوبست کر رہے ہیں, نگین نے اطمینان سے کہتے ہوئے ایک تصویر اٹھا کر نوفل کی طرف بڑھائی تھی. سبق کا خوبصورت سا کلوز اپ تھا. ہونٹوں پر شرمگی سے مسکراہٹ لیے سحر تراز آنکھوں پر سیاہ پلکوں کی جھالک گرائے وہ بہت دلربا لگ رہی تھی. کیا خیال ہے پھر بھائی؟ نگین شرارت سے کھنکھاری تو وہ گڑبڑا سکے. صالح بیگم اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے تصویریں دیکھنے لگیں. نوفل نے نگین کو گھورتے ہوئے تصویر واپس رکھی تھی. سارا بیوٹیشن کا کمال ہے. ارے واہ, کتنے آرام سے سارا کریڈٹ بیوٹیشن کو دے دیا. ہاں رکھیں, یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. نگین نے تنک کر کہا تو وہ بستر پر بیٹھتے ہوئے تصویریں اٹھا کر دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا. تمہارا مطلب ہے کہ قدرتی حسن ہے, یعنی یہ ڈینٹنگ پینٹنگ اوپر سے ہو کر آئی ہے؟ بہت غلط بات ہے نوفل, واقعی اتنی اچھی تصویریں آئی ہیں صبا کی. اب تم تعریف میں کنجوسی سے کام لو تو اور بات ہے. ادینہ نے بہت سنبھل کر کہتے ہوئے نگین کی حمایت کی تھی. نوفل کو حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ ادینہ نے وقتی جذباتیت کے بعد اب خود کو سنبھال لیا تھا. چلو بھائی, تم لوگ کہتی ہو تو میں مان لیتا ہوں.
ان کا دل رکھنے والے انداز میں کہا تو نگین نے برا مان کر ان کے ہاتھ سے تصویریں چھین لی۔ پہلے تو صبا کے گنگاتے پھر رہے تھے، اب جب اتنی آسانی سے مل رہی ہے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ نگین کی خفگی نے اسے بہت لطف دیا تھا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں ایک عدد ماسی کی ویکینسی خالی ہو جاتی، اس لیے صبا کا نام لے کر تمہاری پرابلم حل کر دی۔ ابھی میں صبا کو بتا دوں تو آپ کے مزاج ٹھکانے پر آ جائیں گے۔ نگین جی بھر کے خفا ہوئی تھی۔ نگی، ان میں سے عماد کون ہے؟ ادینہ نے ایک گروپ فوٹو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ان میں نہیں ہے، نگین نے تصویر پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا اور پھر ایک اور تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی، جن میں صبا کے ایک طرف معید اور دوسری طرف عماد بیٹھا تھا۔ یہ ہیں عماد بھائی، اس نے انگلی رکھ کر بتایا۔ اچھا یہ ہیں؟ وہ تفہیمی انداز میں کہتی تصویر کو بغور دیکھنے لگی۔ نوفل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یوں ہی، دراصل اس کا وہاں ذکر ہی اتنا ہو رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی خوشنما آنکھوں میں استحجاب اتر آیا۔ کیا مطلب؟ آپ کو نہیں پتا بھائی، ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ سوائے معید بھائی کے سارا گروپ ہی شیطانوں کا ٹولہ ہے، اس قدر شوخ و شریر ہیں سب۔ نگین نے ہنستے ہوئے عماد کی وجہ شہرت بتائی تھی، مگر نوفل کو ادینہ کا انداز اور اس کی سنجیدگی کھٹک رہی تھی۔ اس نے نوفل کو اس انداز میں دیکھا تھا جیسے وہ کہنے یا نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ پھر وہ باجرت کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں، صبح تیار رہنا شاپنگ کے لیے۔ نگین نے تصویریں لگانے کے لیے بڑی سی ویلویٹ کی کور والی البم نکالتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی تو ادینہ سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ذرا کپڑے چینج کر کے آؤں۔ نوفل بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جلدی آئیے گا، مل کر البم سیٹ کریں گے۔ نگین نے آواز لگائی۔ ادینہ کو اس نے کوریڈور میں روک لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی مگر دل تو بلیوں کی طرح اچھلا تھا، یہ دیکھ کر کہ اس کا پھینکا ہوا چارہ شکار نگل چکا ہے۔ کیا کہنے لگی تھی تم؟ اس نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مکر گئی۔ میں بھلا کیا کہنے لگی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، شانے اچکا کر کہا تو اب کی بار وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ وہی جو تم کہتے کہتے رک گئی تھی، اتنا تو تمہیں جانتا ہی ہوں میں، مگر میں وہ سب تم سے کبھی نہیں کہوں گی نوفل۔ اس نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا تھا۔ مگر کیوں ادینہ؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے نہیں کہہ سکتی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیونکہ شاید اب میں تمہارے لیے اتنے قابل اعتبار نہیں رہی جتنے کی پہلے تھی، اس نے کہا تو نوفل نے جیسے اس کی بے وقوفی پر اسے ڈانٹ دی۔ وہ شٹ اپ ادینہ، ہم دونوں اب بھی بہت اچھے دوست ہیں اور آئندہ زندگی میں بھی رہیں گے۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے آغاز کیا تھا۔ اصل بات تو مجھے نہیں معلوم، مگر وہاں صبا کی پھپھو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے صبا کا رشتہ اپنے بیٹے عماد کے لیے مانگ رکھا تھا، اور یہ کہ صبا تم سے شادی کرنے پر کسی صورت بھی راضی نہیں تھی۔ اس قدر غیر متوقع انکشاف نوفل کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ لگا اسے جیسے ذہن کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس نے بے یقینی سے ادینہ کی طرف دیکھا جو اپنے چہرے پر بڑی کامیابی سے سادگی و معصومیت کا لبادہ اوڑے بہت ہمدردانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ میرا تمہیں بتانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ تم خود سے متعلق ہر شے کے لیے کس قدر جذباتی ہو، مگر معاملہ ہی ایسے تھا کہ میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی نوفل۔ اور کچھ نہ سہی، ہم دونوں اچھے دوست تو ہیں نا؟ اس نے اپنے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی بڑی کامیاب کوشش کی تھی۔ ادھر وہ دھماکوں کی زد میں تھا، دل و دماغ یقین و بے یقینی کے ہنڈولوں میں جھولنے لگے تھے۔ اگر وہ راضی نہیں تھی تو پھر یہ رشتہ کیسے ہو گئے؟ یہ سب انس کی وجہ سے ہوا ہے، نگین نے اس سے کہا، اور اس نے گھر والوں کو مجبور کر کے یہ پروپوزل منظور کرا لیا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اپنے ایک ایک پیادے کو آگے لا رہی تھی، پھر بہت فکر مندانہ انداز میں بولی، لیکن یہ سب پتہ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی انتہائی قدم اٹھا لو۔ میں تو یہ سب اس لیے تمہارے علم میں لانا چاہتی تھی کہ کل کو کسی اور کے منہ سے یہ سب سن کر تمہیں شوق نہ پہنچے۔ میں تو خود بے یقینی اور تعصب کی زد میں ہوں۔ اس کی گفتگو کے دوران نوفل کا چہرہ لہجہ بہ لہجہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بھینچے ہوئے جبڑے اس کے ضبط و برداشت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ادینہ نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے۔ یہ کام تو ہوا، اب میں دیکھتی ہوں نوفل احمد کہ تم خوشیوں کی برسات میں کیسے نہاتے ہو۔ ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے وہ گنگناتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔
अस्सलाम वालेकुम। बहुत बेतकल्लुफाना और पुरजोश से अंदाज पर काउंटर पर पेमेंट करता अमार बुरी तरह चौंका था। इस वक्त खुश लिबास और जाजिब नजर लड़की को पहचानने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। वो अदीना थी, नौफिल और नगीन की कजन। अपनी हैरत को छुपाते हुए उसके सलाम का खुश दिली से जवाब देता वो काउंटर से हट गया था। कैसी हैं आप? वॉलेट को पैंट की जेब में रखते हुए पूरी तरह अदीना की तरफ मुतवज्जे था। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। वो जिस बेतकल्लुफी का मुजाहिरा कर रही थी वो इमाद के लिए बाइस इस्तेजाब था। हालांकि वो जिस माहौल में एक उम्र गुजार कर आया था वहां लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत आम अंदाज में लिया जाता था। यही वजह थी कि इमाद के हल्के अहबाब में लड़कियों की तादाद काफी ज्यादा थी, मगर यहाँ वो सबा और अनस के नाते कदरे मोहतात हुआ था। बस जी, शुक्र है खुदा का। आप अकेले हैं क्या? अपनी उलझन को दबाते हुए इमाद ने इधर उधर नजर दौड़ाकर किसी शनासा चेहरे को ढूंढने की सही की थी। बिल्कुल, नगीन को कहा था साथ आने को, मगर उसके लिए तो इस गर्मी में बाहर निकलना एक इम्तिहान होता है। यूं भी वो इन दिनों सनलाइट को अवॉइड कर रही है, और चूंकि बहुत ज़रूरी शॉपिंग थी इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। उसने बहुत बेतकल्लुफी से बताया तो वो मुस्कुरा दिए। चलें, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। आप तो मंगनी वाले रोज के बाद से कभी दिखाई ही नहीं दिए। उस रोज दावत में भी नहीं आए। उसने तो जैसे सारा हिसाब रखा हुआ था। फुर्सत में खड़ी बेतकल्लुफी से बोलती वो इमाद को कोई पुरानी शनासा लग रही थी। उसकी पुरएतमाद अंदाज को इमाद ने तौसीफी अंदाज में देखा था। एक्चुअली मैं उस रोज आउट ऑफ सिटी था, बस इसीलिए आ नहीं पाया। और दोबारा दिखाई न देने की वजह यह है कि अभी ज्यादा आने जाने वाली रिश्तेदारी नहीं है। जब अनस और सबा की शादी हो जाएगी तब तो जरूर आना जाना रहेगा। इमाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो बालों की लट कान के पीछे अड़सते हुए बड़े अंदाज से बोली, मगर आप जब भी आएंगे तो हम आपको गेट से नहीं लौटाएंगे। ओके भाई, अब तो सोचना ही पड़ेगा। वो हंस दिया था। वो तो यूं भी खुश मिजाज सा बंदा था। अदीना की बेतकल्लुफी और खुशगुफ्तारी ने मूड पर अच्छा असर डाला था। सिर्फ सोचिएगा मत, अमल भी कीजिएगा, वो बरजस्ता बोली थी। इमाद मुस्कुरा दिया। ओके, अच्छा लगा आपसे मिलके, अब मैं चलती हूँ। उसने इजाजत चाही तो वो पूछने लगा, गाड़ी में आई हैं क्या? नहीं, टैक्सी में, अदीना ने बताया। कदर तवक्कुफ के बाद वो बोला, अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? अरे नहीं, आप कहाँ इतनी जहमत करेंगे। उसने शॉपिंग बैग्स एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए थकन का इजहार भी कर दिया और नरमी से उसे मना भी कर दिया। कमाल है, इसमें जहमत की क्या बात है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी ऑफर कबूल करेंगे। इमाद ने मुस्कुराकर कहते हुए शॉपिंग बैग्स लेने को हाथ बढ़ाया तो अदीना ने मुस्कुराहट दबाते हुए दोनों शॉपिंग बैग्स उसे थमा दिए। उफ, किस कदर गर्मी है ना। गाड़ी में बैठते ही अदीना ने तबसरा किया तो इमाद ने एसी ऑन करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। वाकई इस बार तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, वो बोला था। शुक्र है कि शादी की तारीख अगस्त की रखी गई है, कम से कम बारिशों की वजह से सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। अदीना ने मुस्कुरा कर कहा था। जी नहीं, गर्मी से ज्यादा बारिशों का मौसम मुश्किल होता है, हब्स और घुटन लिए हुए। इमाद ने अपनी राय दी थी। आप गाड़ी में पीने के लिए पानी नहीं रखते? विंड स्क्रीन के पास से आइसक्रीम का नियॉन साइन देखते हुए वो इमाद की तरफ मुतवज्जे हुई थी। नहीं सॉरी, क्या आपको प्यास लगी है? वो माजरत ख्वाना अंदाज में पूछ रहा था। लगी तो है, मगर खैर अब क्या हो सकता है, घर नजदीक ही है, घर जाके पी लूंगी। वो बेपरवाही से बोली तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक आइसक्रीम पार्लर के सामने इमाद का पाँव ब्रेक पर पड़ा था। घर जाके तो खा पी ही लेंगे, पहले मुझे तो मेजबानी का मौका दीजिए। वो इंजन ऑफ करता हुआ मुस्कुराया था। आए, आपको बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ। उसका अंदाज बहुत सादा और अच्छी मेजबानी के उसूल पूरे करने वाला था। अदीना के दिल में क्या है वो कयामत तक नहीं सोच सकता था। गाड़ी से निकलते ही जुलाई की कड़कती धूप और शदीद गर्मी ने उन पर हमला किया था। इमाद की संगत में वो अंदर चली आई। आपके खुलूस की तो मैं मोतरिफ हो ही रही थी, मगर आपकी मेजबानी भी मुझे हमेशा याद रहेगी। कोल्ड ड्रिंक के बाद अपनी पसंदीदा मिक्स फ्लेवर आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होते हुए अदीना ने बड़ी होशियारी से अपनी चाल का आगाज कर दिया था। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने मेरी मेजबानी कबूल कर ली, इमाद ने कहा। आप इस कदर बेएतबार शख्सियत तो नहीं है मेरे लिए।
उसने अपने भवों को दिलकश अंदाज में हरकत देते हुए मुस्कुरा कर कहा तो इमाद उसके एतमाद का मोतरफ होने लगा। आइसक्रीम में चमचा घुमाते हुए अदीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इमाद को देखा और शरारत से बोली, क्या हम कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ में नहीं पड़ रहे? अगर आप इस तकल्लुफ को खत्म करना चाहती हैं तो एक आइसक्रीम और हो जाए। इमाद ने भी उसी के अंदाज में ऑफर की। ओह श्योर, व्हाई नॉट? अदीना ने जरा भर भी तामुल किए बगैर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। अदीना का खेल बहुत एहतियात मगर कामयाबी के साथ शुरू हो चुका था। ख्वाब टूट जाते हैं, भीड़ में जमाने की हाथ छूट जाते हैं, दोस्त और लहजों में सिलवटें सी पड़ती हैं, एक जरा सी रंजिश से शक की जर्द टहनी पर फूल बदगुमानी के इस तरह से खिलते हैं, जिंदगी से प्यारे भी अजनबी से लगते हैं। सबा वो पहली लड़की थी जो जाने कभी क्यों पहली ही निगाह में उसकी तवज्जो समेट कर ले गई थी, जिसे उसके दिल ने बेइख्तियार सराहा था और उसकी सादगी और मासूमियत की गवाही दी थी। उससे अपनी निगाह की परख पर बहुत एतमाद था, एतबार था। उसके ख्याल में सबा से बेहतरीन लड़की शायद ही उसे मिल सकती थी, और अब जबकि उसके साथ एक बहुत नाजुक सा ख्यालात और एहसासात का रिश्ता जुड़ चुका था तो उसे सोचना और ख्वाबों में उसके संग दूर तक निकल जाना बहुत अच्छा लगने लगा था। फितरी तौर पर वो उससे मुतालिक बहुत जज्बाती हो चुका था। यही वजह थी कि अदीना के इंकिशाफ ने उसे शौक में मुब्तला कर दिया था। तमाम रात वो बेहद मुस्तैब रहा था। फैसला करना आसान काम तो नहीं था, बहुत एहतियात के साथ हल किए जाने वाला मसला था। अपने दिल की बारी तो बहुत बाद में आती थी, सबसे पहले नगीन का मसला था। नौफिल की जरा सी जल्दबाजी उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। दिलो दिमाग शदीद बेचैनी और इस्तिराब की जद में थे। अदीना की बातें उसके जहन से चिमट कर रह गई थी। यही वजह थी कि अगले रोज उसने सीधे स्वभाव नगीन से बात कर ली थी। ये क्या कह रहे हैं आप? उसे हैरत ने घेरा था। जिसने भी कहा हो, तुम सिर्फ ये मालूम करो कि सबा की इस रिश्ते में मर्जी शामिल थी या उसे मजबूर किया गया है। वो बेहद संजीदा था। नगीन खौफजदा सी हो गई। वो बहुत खुश थी उस रोज। वो लोग इतने बैकवर्ड तो नहीं कि सबा से पूछे बगैर हाँ कर देते। नगी प्लीज, जो मैं कह रहा हूं वो करो। वो बहुत जब्त से कह रहा था। आपसे कहा किसने है? नगीन को परेशानी ने घेर लिया था। भाई की तसल्लुत पसंदाना तबीयत उससे मुख्फी नहीं थी। वो अपनी चीज को सिर्फ अपनी ही मलकियत में देखना पसंद करता था। वहीं फंक्शन वाले रोज कोई बात कर रहा था। नौफिल का अंदाज सरासर टालने वाला था। बकवास है, सब झूठी गप है। ऐसे मौकों पर औरतें यूं ही इधर उधर के रिश्ते को जोड़ तोड़ में लगी रहती हैं। वगरना मरियम पुप्पो ने रिश्ता मांगा होता तो वो लोग क्यों इनकार करते? नगीन की दलील काफी मजबूत थी, मगर वो किसी भी किस्म का शुबह नहीं रखना चाहता था। फिर भी तुम एक मर्तबा कन्फर्म कर लो, उसने अटल अंदाज में कहा तो वो हंसी होने लगी। अच्छी लगूंगी ना मैं उन लोगों से अब ऐसी बातें पूछते हुए? हद होती है बेएतबारी की भी। उसकी परेशानी और आंखों की नमी नौफिल को मुतासिफ कर गई थी। ओके स्टूपिड, मैं तो यूं ही पूछने का कह रहा था। फौरन से बाजू के घेरे में लेकर नरमी से कहा, देखो, लड़कियों के साथ ऐसे मामलात में जबरदस्ती करना कहाँ का इंसाफ है। इसलिए मुझे ख्याल आया कि सबा की मर्जी भी पूछ लेनी चाहिए। वो उसे बहला रहा था। उन लोगों ने जरूर पूछा होगा, वरना वो कभी ये रिश्ता कबूल न करते। नगीन ने यकीन से कहा तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। और नौफिल ने चाहे नगीन को कितना भी मुतमईन करने की कोशिश क्यों न की हो, उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। यही वजह थी कि रात अनस ने फोन किया तो चंद एक बातों के बाद बहुत सरसरी अंदाज में नगीन ने ये बात भी छेड़ दी। हाँ, मरियम पुप्पो की ख्वाहिश तो थी, मगर उन्होंने प्रॉपर वे में प्रपोजल नहीं दिया था। मगर तुम्हें किसने बताया? वो आम से अंदाज में पूछ रहा था। जिसने भी बताया हो, आपने तो नहीं बताया ना? नगीन के जताने वाले अंदाज पर वो हंस दिया, फिर कहने लगा, एक्चुअली मुझे खुद भी इमाद के मुकाबले में नौफिल का पलड़ा भारी लगा था। इमाद बहुत लाउबाली सा शख्स है, जिसके लिए जिंदगी सिर्फ खाओ, खेलो और एंजॉय करो का नाम है, जबकि सबा की संजीदा तबीयत के लिए नौफिल जैसा मिच्योर माइंडेड पर्सन ही होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि इमाद में खुदा नख्वास्ता कोई बुराई है। वो मुझे बिल्कुल अपने सगे भाइयों की तरह अजीज है, मगर सबा के लिए मुझे हर लिहाज से नौफिल ही बेस्ट लगता है। आप लोगों ने सबा से तो पूछा था ना? इसके झिझके हुए अंदाज से वो उसका मतलब पा गया था। कम ऑन नेगी, ऐसा कुछ नहीं है।
ہم لوگ اتنے کنزرویٹو نہیں کہ کسی کے جذبات کے ملبے پر اپنی انا کا محل تعمیر کر لیں. صبا کو فقط اس میرج کے مسئلے پر فقط کراس میرج کے مسئلے پر اعتراض تھا اینڈ دیٹس آل. یہ رشتہ 100% اس کی مرضی سے ہوا ہے. انس کے پر یقین لہجہ اسے ہلکا پھلکا کر گیا. شکر ہے خدا کا. اس کی تمانیت سے پر گہری سانس انس کو ٹھٹکا گئی تھی. Is anything all right here? Oh no. وہ بصرت سنبھلی تھی. Not at all. یوں ہی میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو. اتنے دھڑلے سے تو میں نے صبا کا رشتہ مانگ لیا تھا اور میں نے تمہاری مانگ کتنی آسانی سے پوشش کر دی. اس سے بھلا کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا. نگین نے کہا کیا؟ یہی کہ میں مستقبل میں ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوں گا. اس کا لہجہ شرارتی تھا. نگین جھیم گئی. آپ کو تو بس پٹری سے اترنے کا موقع ملنا چاہیے. اس کے شرمیلے سے احتجاج سے وہ بہت محفوظ ہوا تھا. بھئی میں تو بس ایسا ہی ہوں مگر مجھے ایسوں کو ٹھیک کرنا بہت اچھے طرح سے آتا ہے. وہ ہنسی دبا کر بولی تو وہ جیسے اس کی اس ادا پر قربان ہی ہو گیا. تو پھر جلدی سے آؤ نا. اس کا بے قرار لہجہ نگین کی دھڑکنیں تھامنے لگا. جی نہیں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. وہ بہت سنبھل کر کترائے ہوئے انداز میں بولی تو انس نے آہ بھر کر کہا ایک تم ہو کہ میری کوئی پرواہ ہی نہیں کرتی اور ایک ہم ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. وہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی تو لہجہ بھر کے توقف کے بعد ریسیور میں سے گونجنے والا اس کا دھیما مگر جذب سے بھرپور لہجہ اس کی رگوں میں سیال بن کر دوڑنے لگا. کوئی موسم ہو وصل و ہجر کا ہم یاد رکھتے ہیں. تیری باتوں سے اس دل کو بہت آباد رکھتے ہیں. کبھی دل کے صحیفے پر تجھے تصویر کرتے ہیں, کبھی پلکوں کی چھاؤں میں تجھے زنجیر کرتے ہیں, کبھی خوابیدہ شاموں میں, کبھی بارش کی راتوں میں, کبھی موسم وصل و ہجر کا ہم یاد رکھتے ہیں. تیری باتوں سے اس دل کو بہت آباد رکھتے ہیں. تم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ وہ بوجھل سے لہجے میں پوچھتا اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر گیا. جی نہیں, میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا. وہ تیزی سے سنبھلی تھی. ہاں جی, یہ عشق و عاشقی تو ہم سر پھروہی کا کام ہے. تم دماغ والوں کا اس سے کیا لینا دینا؟ اس کے مایوس کن انداز پر نگین کو ہنسی آ گئی. آپ کو اس عشق و عاشقی کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا تو بہت کچھ ہے مگر وہ کیا ہے نا کہ عشق کو یہ کمال حاصل ہے, وقت بے وقت اچھا لگتا ہے. اس کے انداز پر وہ ہنستی چلی گئی. پتہ ہے نگی, تمہاری ہنسی تمہاری باتوں سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ دفتن بولا تو نگین یوں ہی جھیپی جیسے وہ اس کے مقابل موجود ہو. آپ کو تو بس باتیں ہی بنانا آتی ہیں, اس نے فہمائشی انداز میں کہا تو مگر وہ بدستور شرارت کے موڈ میں تھا. زمائنے انداز میں بولا ارے ہم تو جانے بندے کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. تم ایک بار دستیاب تو ہو جاؤ. اب میں فون بند کرنے لگی ہوں. موسم کی گرمی سے آپ کا دماغ سخت متاثر ہو رہا ہے. جا کر شاور لیں. اس کی رنگت تمتما گئی. انس نے بے اختیار کہکا لگایا تو اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. اف. اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تو انس کی باتیں یاد کر کے اسے ایک بار پھر ہنسی آ گئی. وہ اسی وقت اٹھ کر نوفل کے کمرے میں گئی تھی جو اس وقت سونے کی تیاری میں تھا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ کو عماد بھائی پر ترجیح دی ہے, حالانکہ ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. نگین نے اسے ساری بات بتانے کے بعد کہا تو وہ ہنس دیا. تم تو بالکل پاگل ہو گئی ہو, یہ بھی کوئی کنفرم کرنے والی بات تھی, میں تو بھول بھی چکا. نگین نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا. تھینک گاڈ, ورنہ آپ ایسی باتوں کا پیچھا کم ہی چھوڑتے ہیں. نگین نے تمانیت بھری سانس لیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے کمرے سے نکل گئی. نوفل کے چہرے پر اب مسکراہٹ کے بجائے پرسوچ سا تاثر تھا. آج پھر دل بے حد پشمردگی کے حصار میں تھا. تمام رات اس کی نیند بے حد ڈسٹرب رہی تھی. اتنے دنوں بعد جانے کیوں پھر سے عمر کاظمی کی یاد نے اسے تنگ کر کے رکھ دیا تھا. حالانکہ وہ اس بے وفا اور سنگدل شخص کے لیے ایک بھی آنسو نہ بہانے کا خود سے وعدہ کر چکی تھی. مگر یادیں تھیں کہ آندھوؤں کی طرح پرشور انداز میں دل کے کواڑوں کو دھکیلتی ایک کے بعد ایک پلکوں تلے جمع ہوتی جا رہی تھی. وہ بے طرح مضطرب ہوئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی, اور پھر خود سے ایک وعدہ کر لیا تھا کبھی کسی پر اعتبار نہ کرنے کا, کبھی کسی سے محبت نہ کرنے کا. ٹھیک سے ناشتہ کرو زہا, دھیان کدھر ہے تمہارا؟ وہ کتنی دیر سے چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی. تائی جان نے ٹوکا تو معید نے بے ساختہ اس کو دیکھا تھا.
وہ بہت مزمحل اور تھکی تھکی سی لگی. آنکھوں کی سرخی بے خوابی کا نشان تھی. بیس تائی جان, دل نہیں چاہ رہا, اس نے بیزاری سے کہا تو چچی جان نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا. ایک تو یہ دل ہمیں لے بیٹھا ہے, ذرا اس کی صحت دیکھیں آپا, چائے پی پی کر اپنا ستیہ ناس مار لیا ہے اس نے. چچی جان کو خالصتاً ماؤں والی فکر لگی تھی, جبکہ وہ سب کی توجہ خود پر مرتکز پا کر جذبز ہونے لگی. اچھی خاصی تو ہوں, آپ کو تو یوں ہی وہم ہو گیا ہے. اب تو پیپر سے بھی پیچھا چھوٹ گیا ہے, اب کس بات کی فکر ہے آپ ہی. اتوار کی چھٹی کی وجہ سے وہ سبھی بہت آرام سے ناشتہ کر رہے تھے. وجدان نے چھڑنے والے انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگی. واقعی زہا, اپنی صحت کی طرف دھیان دو, آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں کمزوری کی وجہ سے. صبا نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا تو بنا کچھ کہے کپ کو سر میں پٹک کر وہ وہاں سے اٹھ کر ہی چلی گئی. صبا بیچاری حق دق سی رہ گئی. باقی سب کے لیے بھی اس کا یہ طرز عمل انتہائی غیر متوقع اور ناگوار تھا. وہ تو شکر ہے کہ تایا جان اور چچا جان ان سے پہلے ہی ناشتے سے فارغ ہو کر جا چکے تھے, ورنہ زوہا کی کھچائی لازمی تھی. بہت بدتمیز ہو گئی ہے یہ. چچی جان بیچاری خجل ہو گئی. جب سے انہیں تائی جان کے زوہا اور معید سے متعلق فیصلے کا علم ہوا تھا, تب سے وہ دلی طور پر زوہا کے اچھے رویے کی متنمی ہو گئی تھی. حالانکہ اس کی ہر عادت اور انداز سب کے لیے کھلی کتاب کی مانند تھا, مگر معید جیسے سلجھے ہوئے لڑکے کے لیے ان کے خیال میں زوہا کو اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی لانے کی ضرورت تھی. یہ سب بھی تو پیپرز کو اس کی چھیڑ بنا کر بیٹھ گئے ہیں. تائی جان نے اپنے مخصوص انداز میں زوہا کی حمایت کی تو صبا نے بڑی سادگی بری شرارت سے کہا, یوں تو آپ سبھی کو کنونس کرنے کے لیے معید بھائی کا سہارا لیتی ہیں, یہ زوہا کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ میں کیا سمجھاؤں؟ معید نے اسے خفیف سا گھورا. صبا کا مطلب پا کر تائی جان کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. مجھے بھی تو سمجھا رہے تھے, اس نے لاپرواہی سے کہا تو وہ متاسفانہ انداز میں سانس بھرتا ڈان کے صفحات کھنگالنے لگا. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے عامل بابا سے رجوع کیا جائے, ہر مشکل کا حل منٹوں میں نکل آئے گا. وجدان کی زبان پھر سے بے قرار ہوئی تھی. بالکل ٹھیک, یہ ایسا عمل کرائے گا کہ زوہا آپی کی سیٹ پر عامل بابا کے موکل پیپرز دے کر آئیں گے. کیوں؟ ہمرا کی اس سے کم ہی بنتی تھی. وہ مذاق اڑانے والے انداز سے بولی تو وہ بٹھٹائی سے بولا, ہاں کیوں نہیں, آزما کے دیکھ لو. تمہاری جگہ تو کبھی کوئی جن نہ گیا پیپرز دینے. صبا نے اسے گھورا تھا. میں آپ ہی کی طرح نالائق تھوڑی ہوں. اس نے شان بے نیازی سے کہا, وجی تم اپنے عامل بابا سے ایک عدد تعویذ خاتمہ خوش فہمی کا کیوں نہیں لیتے؟ ہمرا نے ملائمت سے پوچھا تو وہ بولا, تمہارے لیے؟ جی نہیں, اپنے لیے. اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو چچی جان نے اسے جھڑک دیا, کبھی تو خاموشی سے کچھ کھا پی لیا کرو, اسی لیے تو صحت نہیں بنتی تم دونوں کی. وہ منہ بنا کر رہ گئی. انس نہیں آیا اب تک؟ تائی جان کو تشویش ہوئی تھی. صبح سویرے ہی موصوف اپنے کسی دوست کے ساتھ نکل لیے تھے اور ابھی تک غائب تھے. ایک ہی تو چھٹی ہوتی ہے آپا, گزارنے دیں اپنے ڈھنگ سے. چچی جان نے مسکرا کر کہا تو وجدان نے لقمہ دیا. اس کے بعد تو لمبی قید ہے, بلکہ عمر قید. اس کا اشارہ سمجھ کر سبھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی. تمہارا کیا خیال ہے شادی سے متعلق معید؟ تائی جان نے اچانک ہی پوچھ لیا. جی اچھا ہے. وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا, گڑبڑا گیا. وجدان کا کہہ کر سب سے بلند تھا, کیا خوب کہا, یہ تو تیار بیٹھے ہیں. میرا مطلب تمہاری شادی سے متعلق ہے, انہوں نے کہا مسکرا کر تو وہ خفیف سا ہو گیا. ٹالنے والے انداز میں بولا, ابھی آپ ان دو شادیوں سے تو نمٹ لیں, یہ تو اللہ کی مدد سے ہو ہی جائیں گی, مگر تم بھی تو کچھ سوچو. فی الحال تو میں اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہی کچھ سوچوں گا. وہ خود کو انیزی محسوس کرتے ہوئے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا. تائی جان نے کہا, تم بس ارادہ کر کے مجھے بتا دینا, سوچنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تمہارے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گی. آف کورس بڑی مامی. وہ جھیم سا گیا تھا. ہائے امی, بیچارے معید بھائی سے تو پوچھ لیں, ہو سکتا ہے کہ. ہمرا کو معید کی فرما برداری پر ترس آیا تھا, مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی صبا بول اٹھی, ابھی ٹائم ہوئے معید بھائی, بتا دیں, ورنہ امی تو لڑکی پسند کیے بیٹھی ہیں. صبا کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا. چچی جان نے بھی سنجیدگی سے کہا, واقعی بیٹے, پوری زندگی کا معاملہ ہے, فرما برداری بھی ایک حد تک ہی اچھی ہوتی ہے. ارے نہیں چھوٹی مامی, وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا. آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟
मेरा फैसला भला आप लोगों से अलग कैसे हो सकता है? आज तक मेरी जात से मुतालिक जितने भी फैसले हुए हैं उनमें से उनसे बेहतर फैसले कभी नहीं कर सकता। वो मुस्कुराते हुए बोला तो उसकी फर्माबरदारी उनके दिल में उतर गई। मुझे यकीन था मुईद कभी भी अनस की तरह हर मामले में बढ़ चढ़कर नहीं बोलेगा। ताई जान ने आराम से कहा तो उन सबको हंसी आ गई। बहरहाल इस गुफ्तगू से ताई जान के साथ साथ चची जान को भी तसल्ली हो गई कि जोहा का मुस्तकबिल महफूज है। फोन की मुसलसल बजने वाली बैल ने जोहा को झुंझुलाकर उठने पर मजबूर कर दिया था। एक तो यूं ही सुबह से मूड खराब था, ऊपर से घर वालों ने भी जैसे उससे लापरवाही इख्तियार कर ली थी। उसका ख्याल था कि हमेशा की तरह सबा उसके पीछे आकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करेगी, मगर वो भी जैसे उसकी खफगी से बेनियाज सी हो गई थी। अब भी वो बहुत बेजारी के हिसार में थी, मगर दूसरी तरफ नौफिल को पाकर सारी बेजारी और कोफ्त लम्हा भर में उड़न छू हो गई थी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा जोई, इस भरी दोपहर में तुम्हें शॉपिंग सूझ रही है, सबा ने चिढ़कर कहा। पहले तो वो सुबह से अपने कमरे में घुसी रही थी। सबा ने उसके पीछे जाने का कसद किया तो चची जान ने उसे साफ मना कर दिया। उनके ख्याल में वो ज्यादा ही बिगड़ती जा रही थी और अब अचानक से उसे शॉपिंग का जोश चढ़ गया था। तुम्हारा क्या ख्याल है, सारे बाजार पागलों से भरे होते हैं? वो उसकी अलमारी चेक करते हुए आराम से कह रही थी। जोई मैं नहीं जा रही, वैसे भी इतने आराम से शॉपिंग हो तो रही है। मरियम फुप्पो ने इतना अच्छा शेड्यूल बना रखा है शाम का। सबा को यूं भी कहीं आने जाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी और शॉपिंग तो करीबन उसकी चिढ़ ही बन चुकी थी। अपनी जरूरत की कोई भी चीज वो जोहा या चची जान से मंगवा लेती थी, मगर जोहा आज हर हाल में उसे साथ ले जाने पर मिस्र थी। दरअसल मैं पेपर्स की तैयारी करने का सोच रही हूँ, सप्ली में दे लूंगी ना, इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बुक खरीदनी है और कुछ और चीजें भी। अब फटाफट तैयार हो जाओ। सबा ने उसे मशकूक नजरों से देखा था। ये बहुत अचानक इरादा नहीं बन गया तुम्हारा? अब नालायकी का ठप्पा भी तो उतारना है। उसने हल्की सी सांस भरी थी। सबा ने उसके निकाले हुए सूट की तरफ मुतवज्जा हुई। किसके वलीमे पर जा रहे हैं हम? उसने अपने कॉटन के नए सूट की तरफ इशारा किया। बीज कलर का हल्की सी कढ़ाई और कटवर्क से मुज़य्यन ये सूट उसने जोहा के बर्थडे पर पहना था, उसके बाद से यूं ही रखा था। बहुत बदजौक हो तुम सभी, कभी कभार तो बाजार जाते हैं हम, लोग क्या सोचेंगे, कैसे बुरे हुलिये में आती हैं। जोहा ने अपने तई बड़ी अक्लमंदाना बात कही थी, मगर सबा उसे फहमाइशी नजरों से देख कर रह गई। जल्दी करो ना, मैंने हमरा को भी कह दिया है, आइसक्रीम का प्रोग्राम है। जोहा ने उजरत भरे अंदाज में कहा, मुबादा वो मजीद सवाल जवाब पर उतर आए। खैरियत तो है ना जोहा, आज तक तुमने खुद तो अपने पैसों से आइसक्रीम खाई नहीं है, हमें खिलाना तो बहुत दूर की बात है। सबा ने खासी बेयकीनी से उसे देखा तो जोहा ने कपड़े उसके हाथ में थमाकर उसे बाथरूम में धकेल दिया। हो गई आपी तैयार? हमरा बिल्कुल रेडी थी। ये जो तुम्हारी आपी है ना, ये डंडे के जोर पर काबू आती है, बमुश्किल तो कपड़े बदलने के लिए घुसाया है। आईना के सामने खड़े होकर उसने खुद का जायजा लेते हुए मुदब्बिराना जवाब दिया था। वैसे जोहा आपी, आप वाकई आइसक्रीम खिलाने जा रही हैं? हमरा को भी यकीन करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। हाय अमरा, क्या मैं इतनी कंजूस हूं? वो परेशान सी उसकी तरफ पलटी थी। आपको नहीं पता? हमरा मुंह पर हाथ रख के हंसी थी। इतनी गर्मी में पता नहीं आज मेरा क्या हाल होगा। सबा कपड़े तब्दील करके निकलते हुए सख्त परेशानी से कह रही थी। वो हमरा को घूरना छोड़कर फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हुई और चापलूसाना अंदाज में बोली, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर बाल भी खोल के रखो तो जुलाई के महीने में ही बाहर आ जाएगी। ये क्यों नहीं कहती कि इतनी गर्मी में आज मेरी फौदगी और परसों तक स्वयं हो जाएगा? सबा ने दांत पीसे थे। इनके दिमाग को गर्मी चढ़ गई है, हमरा ने फैसला दिया था। अच्छा अब जल्दी करो, 4:30 बजने वाले हैं, उसने कहा तो सबा मुतासिफाना अंदाज में उसे देखती ऊपर ऊपर से बालों को कंघी से संवार कर दुपट्टा ओढ़ने लगी। बाल तो ढंग से बना लो। वो रह नहीं सकी थी, मगर अब की बार सबा को गुस्सा आ गया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं कौन सा किसी की शादी में शरीक होने जा रही हूँ। अच्छा बाबा, जैसे चाहो चलो, बाद में मुझे मत कोसना। वो जिद होकर बोली तो सबा ने उसे घूरते हुए पूछा, अम्मी से कह दिया है ना बाजार जाने का? हाँ, इतनी मुश्किलों से इजाजत मिली है, कह रही थी शाम को चली जाना, मगर मेरा तो अभी दिल चाह रहा है ना। उसमें इत्मीनान से कहा था, एक तुम और एक तुम्हारा दिल, चलो मरो अब। सबा को एक अच्छी और पुरसुकून नींद के खोने का सदमा था।
और बाजार जाकर जोहा ने तो कुछ खरीदा भी नहीं, हर दुकान पर भाव ताव किया और नाक भू चढ़ाकर आगे चल दी। पाँव में छाले पड़ गए हैं मेरे। ऐसी कौन सी नादिर और नायाब सी शॉपिंग करनी है तुमने? शदीद गर्मी ने सबा जैसे ठंडे मिजाज की लड़की को भी तपा कर रख दिया था। मेरा क्या कसूर है अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो? उसने मिस्कीन शक्ल बनाई तो हमरा ने उन्हें टोक दिया। जरा साइड पर होकर लड़ लें, बीच सड़क पर लड़ती हुई बिल्कुल जाहिल लग रही हैं। साइड पर लड़ती भी जाहिल ही लगेंगी। खामखाही हमें जुलाई के महीने में मार्च करवा रही है। सबा जल भून कर रोह गई। चलो आओ, आइसक्रीम खिलाती हूं तुम्हें। 5:30 तो बज ही चुके हैं। उसे सबा की तिमतिमाती रंगत देखकर तरस आ ही गया था। तो तुम 5:30 बजाने के लिए सड़कों पर फिर रही हो? सबा ने उसे कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में देखा था। तुम्हें बजाने तो 6 थे। खैर, इंतजार कर लेंगे, वो ना समझ आने वाले अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए सबा कदर हिचकिचाई थी। कहीं और आइसक्रीम नहीं मिलती है क्या? बेवकूफ मत बनो। वो उसे घुरकती ग्लास डोर ढकेलती अंदर दाखिल हुई तो उसके एतमाद को रस से देखकर सबा ने भी उसकी तकलीद की। उनके एक टेबल संभालते ही वेटर चला आया तो जोहा ने ही उसे कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया था और फिर उसी दौरान उसे याद आ गया कि उसने अपनी एक बहुत जरूरी बुक लेना थी। खुदा के लिए जोई, अब आराम से बैठी रहो। मैं तो यहां से वापसी से पहले एक लम्हे के लिए भी उठने को तैयार नहीं हूं। सबा ने साफ जवाब दे दिया था। अभी तो एयर कंडीशन माहौल में बमुश्किल हवास काबू में आए थे। ऐसे में बाहर की धूप का सामना करना उसे जहन्नुम में जाने के मुतरादिफ ही लगा था। ये पीछे ही तो है बुक शॉप, जोहा ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, मगर वो नहीं मानी। वापसी पर ले लेना, मैं नहीं जा रही। आजकल दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। मैं ऐसा करती हूँ, हमरा के साथ जाकर बुक ले आती हूँ। वो तो जैसे अपनी बात पर अड़ गई थी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा जोहा, मेरे फुप्पा का रेस्टोरेंट नहीं है जो मुझे यहाँ छोड़कर जा रही हो। सबा ने दांत पीसे मगर उठने को अब भी तैयार नहीं हुई थी। बस 10 मिनट, मैं अभी 2 मिनट में आई। सबा की घूरती नजरों और गुस्से से बेअसर वो हमरा का हाथ थामे ये जा वो जा। सबा हक दक बैठी थी। या मेरे खुदाया, कहीं इसका दिमाग तो नहीं घूम गया? वो यूं खुद को अकेले बेवकूफों की तरह महसूस कर रही थी। जोहा ने सोचने का मौका ही कब दिया था कि वो कुछ फैसला करती। 10 के भी 15 मिनट गुजर गए तब उसकी परेशानी में इजाफा होने लगा था। वेटर 2 मरतबा ऑर्डर लेने आया तो सबा ने खुद पर काबू पाते हुए उसे फिलहाल मना कर दिया। दिल डूबा जा रहा था, कहीं खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा पेश ना आ गया हो। जोई को तो यूं भी अंधों की तरह चलने की आदत है, और जब वो सोच चुकी थी कि अब उसे रोना शुरू कर देना चाहिए, उसी वक्त ग्लास डोर धकेलकर अंदर दाखिल होते शख्स को देखकर न सिर्फ उसने सुकून की सांस ली बल्कि बेसाख्ता मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाकर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो वो हैरान सा उसकी टेबल के पास आ रुका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमाद दर हकीकत बहुत हैरान हुआ था। जोहा तो फिर भी अकेली घर से निकलने की जुर्रत कर लेती थी, मगर सबा का यूं रेस्टोरेंट में तन्हा दिखाई देना वाकई अजनबी की बात थी। ये सब उस खबीस जोहा का कमाल है। मुझे यहाँ बैठाकर खुद शॉपिंग करने दफा हो गई है। उसने दांत पीस कर कहा तो वो कुर्सी खींचता उसके मुकाबिल बैठ गया। अकेली गई है? इमाद को तशवीश हुई थी। नहीं, हमरा है उसके साथ, उसने बताया। फिर पूछने लगी, लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा लंच आवर है, मैं रोजाना यही लंच करता हूँ। तुम अपने जहन के घोड़े फजूल ख्यालात की तरफ दौड़ाने की कोशिश मत करो। उसकी मायने खेज मुस्कुराहट इमाद को महफूज कर गई थी। ये कौन सा लंच का टाइम है? 6 बज रहे हैं। सबा ने हैरत से कहा, आज एक मीटिंग में टाइम निकल गया है, इसलिए अभी आ रहा हूँ। वैसे ये जोहा का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब नहीं हो गया? इमाद ने कहते हुए कलाई उलट कर टाइम देखा तो सबा ने कहा, अब उसकी सजा यह है कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाकर घर ड्रॉप कर दें। वो यहाँ आए तो मुझे गायब पाकर उसके भी हवास गायब हो जाए। इमाद ने उसकी होशियारी पर उससे घूरा था। ये उसकी सजा है या मेरी? अब इत्तेफाकन ही सही इमाद भाई, मगर आप मेजबान बन ही चुके हैं तो फिर तकल्लुफ क्या करना? वो शरारत से बोली तो इमाद ने मुतासिफाना अंदाज में उसे देखा। बहुत नदीदी हो तुम सभी, नौफिल को बताना पड़ेगा ये सब। इमाद भाई, उसकी तमतमाती रंगत देखकर वो हंस दिया। लंच का इरादा मुलतवी करते हुए इमाद ने भी आइसक्रीम का ही ऑर्डर दे दिया था। बिल पे करके उसने सबा को उठने का इशारा किया तो उसे जोहा और हमरा की याद सताने लगी। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगी। एक फैसला कर लो, यहाँ बैठकर उनका इंतजार करना है या घर जाना है? इमाद ने उसे घूर कर देखा
तो वो गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। घर ही जाऊंगी, उसका क्या पता कब आए। याद आ गई होगी कोई नई चीज। पार्किंग लॉट में जगह न मिलने के बायस इमाद अपनी गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ पार्क करके आया था। एक तो मुझे लाहौर की ट्रैफिक से बहुत वहशत होती है। सबा ने खौफजदा होकर बच्चों की तरह इमाद का हाथ थामा था। मान गए भाई, बड़ी प्यारी हो गई है जिंदगी तुम्हें, कहीं नौफिल कंवारा ही बेवा ना हो जाए। इमाद ने मजाक उड़ाया तो लफ्ज बेवा पर वो बेख्तियार हंसी थी। इमाद उसे बाहर ही ड्रॉप करके चला गया था। अब वो अपनी हरकत पर महफूज होती अंदर चली आई। बैग टेबल पर फेंकते हुए वो सोफे में धंस गई। जोहा का मुतवक्के रद्द अमल सोचकर उसे हंसी आ रही थी। तुम क्या जाफरान का खेत दिखाई हो जो दांत अंदर नहीं जा रहे? जोहा की आवाज बहुत गैर मुतवक्के तौर पर उभरी तो वो उछल पड़ी। बाहर से आने की वजह से वो साथ वाले सोफे पर नीम दराज वजूद को बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी। तुम कब आई? वो जी भरकर हैरान हुई। हम लोग तो उसी वक्त ही वापस आ गई थी, उसने मजे से कहा तो सबा को शौक पहुंचा। मुझे अकेला छोड़ के? उसे छोड़ो, ये बताओ कि ये गैर मुतवक्के मुलाकात कैसी रही? जोहा ने उसकी तरफ झुकते हुए बड़े इश्तियाक से पूछा तो सबा ने उसे शकी नजरों से देखा। तुम्हें कैसे पता कि वहां मेरी किसी से मुलाकात हुई है, वो भी गैर मुतवक्के? हमसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। हमारे मौकिल हमें सब खबरें देते रहते हैं। तुम मुलाकात का अहवाल बताओ। थोड़ी सी बातें हुई, फिर आइसक्रीम खाई और वो मुझे घर ड्रॉप कर गए। बातें क्या क्या हुई? जोहा ने बेताबी से पूछा तो उसने रिसान से कहा, तुम्हें गालियां दी और क्या। खैर, अब तुम बताना ना चाहो तो अलग बात है, उसने नाराज हुए बगैर कहा तो वो फिर दोबारा मुतजस्सिस हुई। वैसे तुमने उनका शुक्रिया भी अदा किया या नहीं? इसकी क्या जरूरत थी? भाई होते और किसके लिए हैं? सबा ने तुनक कर कहा तो वो जैसे चिल्ला ही उठी। भाई? तुम इन्हें भाई कह रही हो? तो और क्या बाजी कहूं? सबा ने नागवारी से उसे देखा, फिर बोली, जो शुरू से समझा है वही कहूंगी ना। सब्बी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जोहा का उसका मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और तुम्हारे मुतालिक तो मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। किसको भाई कह रही हूं मैं? सबा ने कदरे तहम्मुल से पूछा तो वो ना समझने वाले अंदाज में बोली, नौफिल भाई को। मगर मैं तो इमाद भाई के साथ आई हूं, सबा ने कहा तो जोहा सदमे का शिकार होने लगी। तो क्या नौफिल भाई वहां नहीं पहुंचे? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सबा का दिल धक से रह गया था। उन्होंने ही कहा था तुमसे मिलने के लिए। जोहा ने मजीद छुपाना मुनासिब नहीं समझा था। कितनी जलील हो तुम जोहा। सबा पर सोच कर ही घबराहट तारी होने लगी थी। अगर वो वाकई वहां आ जाते तो? वो आए क्यों नहीं? जोहा ने मुतफक्किराना अंदाज में कहा तो सबा ने कुशन उठाकर उसे दे मारा। क्योंकि उनका दिमाग तुम्हारी तरह उल्टा नहीं है। उन्होंने मजाक किया और तुम संजीदा हो गई। वैसे बहुत बुरी हरकत की है नौफिल भाई ने। जोहा को सारा मजाक किरकिरा होता महसूस हुआ था। मेरे हक में तो बहुत अच्छा हुआ है, कहीं आ जाते तो मैं तो थी अगले जहां। सबा ने फौरन खुदा का शुक्र अदा किया था, फिर जोहा को एक हाथ जड़ दिया। और तुमने आइंदा ऐसी कोई फजूल प्लानिंग की तो फिर देखना, स्टूपिड। उसे वाकई ये सब पसंद नहीं आया था। जोहा ने मुंह फुला लिया। आ गई आप? हमरा ने आते ही मुस्कुरा कर पूछा तो वो इत्मीनान से बोली, बिल्कुल। पहले इमाद भाई ने आइसक्रीम खिलाई, फिर घर ड्रॉप करके गए हैं। ये इमाद भाई कहाँ से आ गए इस स्टोरी में? हमरा ने हैरान होकर जोहा को देखा तो वो गहरी सांस भर के रह गई। तुम लोगों की स्टोरी बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्मों जैसी थी। करना कुछ होता है और कर कुछ और रहे होते हैं। सबा उन्हें चुराती हुई अपनी सैंडल्स उठाए चली गई थी। आपकी तो सारी प्लानिंग नाकाम हो गई। हमना ने मुंह लटकाए बैठी जोहा से कहा तो वो तिलमिला उठी। ये तो मैं नौफिल भाई से पूछूंगी ना। इतनी गर्मी में हमें मार्च पास करा दी और ये मोहतरमा ठंडी होकर घर पहुंच गई। सबा की मुस्कुराहट ने उसे अहमक बन जाने का शिद्दत से एहसास दिलाया था। जोहा आपी, टैंग लाऊं आपके लिए? हमरा को उस पर तरस आ रहा था। वापसी पर वो कितनी पुरजोश से इससे अपना कारनामा सुना रही थी। रहने दो हमरा गुड़िया, टैंक पीने से उस आइसक्रीम का समय तो कम नहीं होगा ना जो तुम्हारी आपी मुफ्त में खाकर आ रही है। उसके आह भर कर कहने पर हमरा को हंसी आ गई थी। हमने भी तो आज उनके मुकाबले पर खाई है। क्या? जोहा को समझ नहीं आई थी। धूप और क्या? वो बेसाख्ता बोली तो जोहा को भी हंसी आ गई थी।